जो कहते हैं, जो आप लिखते हैं, वो यूनिवर्स सुनती है और उसके बाद वही आपको देती है। ये ट्रुथ है क्या? ये ट्रुथ ही नहीं है, ये लिखा हुआ है, ऑल इन वन एंड वन इन ऑल। जब आपको यही नहीं पता कि आप कौन है, तो फिर आप ये कैसे तय करेंगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अरे पैसा एक ऐसी एनर्जी है, बहुत होने से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। आई मीन एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन था, अनसर्टेनिटी थी लाइफ की, मैं वहाँ से आया हूँ। जीवन में कभी भी अपने एक्सप्रेशन को मत छोड़िए। फिजिक्स का रूल है कि एक जगह पर एक समय में एक ही वस्तु रह सकती है। लॉ ऑफ रिसीविंग पर लोगों को कुछ नहीं बताया जा रहा, और आपके विश्वास को सिर्फ गीता का 11वां अध्याय और 33वां श्लोक पूरा कर देता है। किसी भी इवेंट को पाने के लिए रेलेवेंट होना जरूरी है। बगैर दवाई खाए एनएलपी के द्वारा आप 10 दिन के अंदर आधा घंटा रोजाना एक्सरसाइज करके मेरी टेक्निक को आप अपनी एंग्जाइटी को हटा सकते हैं। और ये 4-5 टेक्निक से आप स्ट्रेस को ठीक नहीं करेंगे, एक बड़ी बीमारी को ठीक कर लेंगे। कैसे आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ कंचन। आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आपकी लाइफ इस पॉडकास्ट के बाद आई एम श्योर चेंज होने वाली है। अगर इस पॉडकास्ट को आप ध्यान से देख लेंगे और इस पॉडकास्ट की एक एक चीज़ को आप अपनी लाइफ में उतार लेंगे ना, तो आई एम डैम श्योर आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज इस पॉडकास्ट में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रही हूँ जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हर कोई उन्हें जानता है। डेफिनेटली जब मैं उनका नाम लूंगी तो आप कहेंगे अरे आप किसका नाम ले रही हैं, इनको तो हम बहुत पहले से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं यहाँ पर राम वर्मा जी का। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो नाइस। बिल्कुल। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मैं आपको बहुत वक्त से देख रही हूँ। जब से मुझे पता चला कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं आपका पॉडकास्ट करूँगी, तो तब से मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं। और मतलब मैं खुद आपसे मिलने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं आपसे मिलूँगी और बहुत सारे सवाल आपसे पूछूंगी। तो आज सबसे पहले मैं शुरू करूँगी और सवाल आपसे यही पूछूंगी कि आज के समय में इतनी भाग दौड़ भरी हम लोगों की ज़िंदगी है, जिसमें हम लोग बहुत सोचते हैं अपने बारे में, गलत सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में। और हम हमेशा अपने बारे में तो सोचते हैं, लेकिन लोगों के बारे में सोच के और परेशान हो जाते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि लाइफ में जो ये डिप्रेशन में हम लोग जा रहे हैं, लगातार एंजाइटी, डिप्रेशन, तमाम तरीके के नेगेटिव थॉट्स, इनसे हम निकले कैसे? पहली तो बात है ये, आपको ये सोचना होगा कि हम जा क्यों रहे हैं, हम गड्ढे की तरफ जा क्यों रहे हैं। निकलने की बात तो उसके बाद आएगी। सबसे पहले तो यह है कि हम अपनी पहचान को खोते जा रहे हैं हर रोज। हमें ये नहीं पता है कि हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए। हमें समाज के द्वारा बनाए गए रूल्स और समाज के द्वारा बनाए गए गोल्स को फॉलो करने के लिए ट्रेंड किया जाता है। आप एक बच्चे को जब वो बड़ा हो रहा है, कभी उससे नहीं पूछते कि वो क्या चाहता है। वो एक प्लेफुल जोन चाहता है, वो एक ऐसी दशा चाहता है जिसमें वो खेले और लर्न करे। लेकिन आप उसे अलग तरीके से ट्रेंड करने की बात करते हैं, ये मानते हुए कि जो ट्रेनिंग आप देंगे वही उसके लिए सबसे बेहतरीन होगी। यहीं से उसकी डिप्रेशन और एंग्जाइटी की नींव पड़ जाती है। वो यूथ में नहीं पड़ती, वो बहुत पहले पड़ चुकी होती है, जब वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को खो देता है। क्या आप जानती हैं कि हम 6 साल की उम्र तक अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को खो चुके होते हैं। जब आप बड़ी हो रही थी तो आपकी टीचर ने कहा था कि आ देखो, आपसे 3 और 3 आपने 7 कर दिया, यू आर स्टूपिड और यू आर इडियट, या तुमसे नहीं होता, और या तुम्हें आज एक स्टार कम मिलेगा। उस दिन आपको पहली बार लगा था दैट आई एम नॉट ओके। फिर आपने दूसरी बार देखा कि एक ऐसा जो आपके कुलीग था, उससे पूछा टीचर ने कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। उसने कहा कि मेरे पिताजी बीमार थे, और आप जानती हैं कि नहीं थे, और अचानक उसको पनिशमेंट नहीं मिला। उस दिन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने जान लिया कि यहाँ पर झूठ बोलने से हमें रिवार्ड मिलता है। यानी कि जो भी आप देख रही थी लाइफ में जब आप बड़ी हो रही थी एज ए बीइंग, ह्यूमन बीइंग, उस समय जो आपका लोकल मॉडल था चारों तरफ, यानी कि जो एनवायरनमेंट था, उसी से आप एक्सेलेंस क्रिएट कर रही थी। और वहाँ देख रही थी कि एक समय के बाद आपका माइंड सिर्फ उन चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा था कि कहाँ मुझे रिवार्ड मिलेगा और कहाँ मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ऑथेंटिक, जेन्युइन, यानी कि सत्य जो आपकी छवि है उसको खो रहे थे। 6 साल की उम्र तक हम खो देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइकोलॉजी कहती है। और उसके बाद कंचन, हम बेसिकली जीते हैं एक फॉल्स आइडेंटिटी को। अच्छा। जिसको हम अहम कहते हैं। और उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए फिर हम अंदर से, तो चूंकि वो आइडेंटिटी खो चुकी है, तो हम बाहर के आवरण को ओढ़ते हैं। और बाहर के आवरण में हम दिखाते हैं, देखो मैं कितना तुमसे बड़ा हूँ, मेरे पास कितनी बड़ी बाइक है, देखो मेरे पास कितना बड़ा धन है, मेरे पास कितनी बड़ी कार है, मेरे पास कितना बड़ा मोबाइल है।
और वो सिर्फ अहम जो है हम दूसरों को डराने के लिए प्रयोग करते हैं। यहीं से जब आप अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं, तो सेल्फ इमेज जब आपकी खो गई, जब आपको यही नहीं पता कि आप कौन है, तो फिर आप ये कैसे तय करेंगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। बिल्कुल। आप तभी तो तय करेंगी ना कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट, जब आपको पता है कि मैं कंचन हूँ, मैं इस परिवार की बेटी हूँ, ये मेरे फादर है, ये मेरा भाई है, ये मेरी मदर है। जब आप इनको आइडेंटिफाई करती हैं तो इनको भी ध्यान में रखते हुए आप अपने बिहेवियर को करते हैं। आप कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि वो लोग नाराज हों या उनको कभी एम्ब्रेस्ड होना पड़े। जब आपको मालूम है कि आप एक खूबसूरत एंकर हैं या फिर एक खूबसूरत इंसान है इस सोसाइटी के, तो फिर आप कोई भी ऐसी बात किसी से नहीं कहेंगे या ऐसी नहीं करेंगे। तो जो आज हम अपने यूथ को देख रहे हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, सच बात तो ये है कि उन्हें यही नहीं पता कि वो कौन है, सिवाय इसके कि उन्हें उनका नाम की एक का कागज़ मिला हुआ है, वो किस जाति बिरादरी से आते हैं, क्या जेंडर है, क्या उनके पास आप कह सकते हैं कि कागज़ हैं कि इतने पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा उनके पास क्या आइडेंटिटी है, यही उनको मालूम नहीं है। जो भी आइडेंटिटी दुनिया हमें देती है कंचन, हम उसको मान लेते हैं। बचपन में मान लेते हैं टीचर ने हमें कहा यू आर स्टूपिड, तो हम बड़े होकर भी वही आइडेंटिटी को जीते हैं, जबकि आप ये मानते हैं अब तो मैं बड़ा हो गया। उस समय की घटनाएं आपके दिमाग के अंदर गहरे लेवल पर पड़ी होती हैं जब आप बड़े हो रहे होते हैं। आपके पेरेंट्स ने कह दिया, देखो मैंने कहा था कि भैया को पानी दे देना, तुमने नहीं दिया, यू आर ए इर्रेस्पॉन्सिबल सिस्टर। फिर आप एक रिश्ते में जाती हैं, वहाँ पर पता चला कि वो आदमी आपको एक नई आइडेंटिटी देता है, यू आर इर्रेस्पॉन्सिबल, तुमसे ये भी नहीं होता, तुमने मेरे जीवन को खराब कर दिया, और ऐसा लगता है कि मैं हूँ कौन। यद्यपि आप कॉन्शियस यानी कि चेतना में तो ये दिखाई देता है कि यू आर ए परफेक्ट पर्सन, लेकिन डीप डाउन हम सब खोखले चल रहे हैं। और उस खोखलेपन में अगर कोई सबसे पहली चीज आती है तो वो डिप्रेशन आती है, एंग्जाइटी आती है, क्योंकि वहाँ पर हमें यही नहीं पता मैं कौन हूँ। यही बड़ा कारण है हमारी सोसाइटी में इस डिप्रेशन का। हम इसे बीमारी मान रहे हैं, नहीं, ये हमारे यूथ की खोई हुई पहचान है, जिसके कारण उन्हें ये नहीं मालूम है कि इस समय मुझे क्या बिहेवियर करना चाहिए अपने करियर में, तो अपनी सोच में। तो जब कई बार लोग कहते हैं कि मैं बहुत नेगेटिव सोचता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप नेगेटिव इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपके पास पॉजिटिव सोच के लिए इनर सेल्फ इमेज नहीं है, आपकी आंतरिक छवि इतनी बड़ी नहीं कि वो पॉजिटिव सोच ले। एग्जैक्टली। जब हमारा माइंड एक बाग की तरह है, अगर आप उसमें मन चाहे पौधे नहीं लगाएंगे तो झाड़ झंकाड़ अपने आप उगेंगे। बिल्कुल यही हमारे मन में है। अगर आप एक वर्दी गोल नहीं बनाएंगे, एक लायक लक्ष्य नहीं बनाएंगे, एक बढ़िया पहचान खुद की नहीं बनाएंगे इंटरनल वर्ल्ड में। मैं जब आपसे कहता हूँ, आज आप कंचन तो नाम आपका है ही, रह गई, पर आज से मैं कहता हूँ चलो मैं आपको एक आइडेंटिटी देता हूँ, कंचन द स्माइल जनरेटर, यानी कि जिससे भी मिलो सबको स्माइल क्रिएट करवा दो उनके चेहरे पर। तो आज इस आइडेंटिटी को जब आप जिएंगी तो आप अच्छे चीज़ों को पढ़ेंगी, अच्छी बातें करना सीखेंगे। फिर मैं कहता हूँ ओके कंचन, मैं तुम्हें और अपग्रेड कर रहा हूँ, कंचन द फ्यूचर डिज़ाइनर। तो आप अपने फ्यूचर को भी डिज़ाइन करेंगी और अपने परिवार के, और जो भी आदमी मिलेगा, कोई आदमी निगेटिव भी मिलेगा तो आप यही की बात कहेंगे, अरे नहीं, योर फ्यूचर इज सेफ, एंड दिस वे यू बिकम ए फ्यूचर डिज़ाइनर। तो इस तरह से हम अपनी आइडेंटिटी के द्वारा अपनी सोच को कभी भी बदल सकते हैं और डिप्रेशन जैसी चीज़ों से कभी भी बाहर आ सकते हैं। तो ये मतलब ये हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है ना कि हम कैसे बाहर निकलेंगे। ये सब कुछ तो हमारे अंदर ही है ना, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो ये सब तो हमारे साथ है, हमें खुद ही निकलना होगा। इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं आएगा ना। देखिए डॉक्टर तो आ रहे हैं और चीज़ों को दे भी रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह फंस रहे हैं लोग कि उससे निकल भी नहीं सकते, क्योंकि फिर एडिक्ट हो जाते हैं। किसी भी आदमी को जिसने 2-4 साल दवाई खा लिया डिप्रेशन की, अब वो फंस चुका है, वो खुद ही कह रहा है कि गड़बड़ होगी। मेरी एक बात बताइए, अगर बीमारी इनसाइड आउट आ रही है, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, तो दवाई बाहर से अंदर कैसे काम करेगी? तो इनसाइड आउट ही करना होगा। आपको अपने अंदर बदलाव करने होंगे, आपको अपने लक्ष्यों में बदलाव करना होगा। आज हमारे यूथ के पास कोई भी क्रिएटिव अगर लक्ष्य है तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। ये शो करता है कि उसके पास कोई वर्दी यानी कि लायक लक्ष्य नहीं है, यानी कि एक बड़ा गोल नहीं है जिसको पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे, भाग दौड़ करे, ठीक है ना। अगर वो चीज़ें आ जाएंगी तो उसका डिप्रेशन खत्म होगा। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, डिप्रेशन बेसिकली किस शब्द से आया है? डी एक्सप्रेशन। अच्छा, डी एक्सप्रेशन यानी कि आपके अंदर जो एक्सप्रेशन था वो आप कहीं छोड़ आए हो। यानी कि मान लेते हैं अचानक एक लड़की है, वो पहले मस्ती के साथ एक प्लेफुल जोन में थी,
बेटी का रोल कर रही थी, बहन का रोल कर रही थी, दोस्त थी, अचानक उसकी शादी हो गई। अब वो उसका एक रोल हो गया पत्नी, भाभी, चाची या फिर किसी की बहू। और अचानक उसे अपनी सारी की सारी जो उसके वैल्यूज थी, मूल्य थे जीवन के, वो अचानक बदलने पड़े, जिसके लिए माइंड तैयार नहीं था। हाँ, आज वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही, क्योंकि इससे पहले वो कभी कुछ भी खेले, कुछ भी करे, दो दो थप्पड़ भैया को भी मार दे, ठीक है ना, मम्मी के साथ भी खूब लड़के फिर शाम को प्यार प्यार कर ले, आज वो छूट गया है। यानी कि उसका जो डांस था लाइफ का, उसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर रही है तो डी एक्सप्रेशन ही डिप्रेशन है। डिप्रेशन। जीवन में कभी भी अपने एक्सप्रेशन को मत छोड़िएगा। जैसे एक और सवाल इसी से आया, जैसे हम लोग बात करें, आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जो कहते होंगे कि जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सब कुछ अचानक से बदल गया, जिंदगी ही पूरी बदल गई, ना आप खेलने के लिए, ना आप खाने के लिए, अब किसी चीज में मन नहीं लगता है, कोई अच्छा काम करो तो मन नहीं लगता है, कहीं बाहर जाए वहां मन नहीं लगता है, किसी भी अच्छे काम को जो पहले बहुत इंजॉय करके मैं किया करता था या किया करती थी, अब मैं वो सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अब जिंदगी बदल गई है, मायूस हो गई है। ऐसे बहुत से व्यूवर्स होंगे जो इस वक्त देख रहे होंगे, उनका ये सवाल होगा कि वाकई मतलब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बदल कैसे गया, ये किस लिए होता है? इसमें वो आदमी अकेला जिम्मेदार नहीं है, इसमें जिम्मेदार है हमारा समाज, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे पीयर्स ग्रुप में जो लोग हैं, यानी कि हमसे पहली पीढ़ी के लोग हैं। जब जीवन बदल रहा होता है तो क्या हमें उस बदलाव के लिए तैयार किया गया? अगर नहीं किया गया तो वो बदलाव मेरे लिए हमेशा एक स्ट्रेस की या एक ट्रॉमा की तरह आएगा। उस बदलाव के लिए मैं तैयार नहीं था। इसीलिए कई बार आपने देखा है कि कुछ लोग बड़ी तेजी से अमीर हो जाते हैं, लेकिन वो अचानक उस बदलाव के लिए तैयार नहीं होते और वो अपना सारा कुछ धन खोकर फिर जीरो पर आ जाते हैं। यानी कि जहाँ को वो बिलोंग करते थे मेंटली, वो वहीं पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई $1 मिलियन दे तो इमीडिएटली मानसिक रूप पर मिलियनर बन जाओ, वरना 4 महीने से 4 साल के अंदर आप जीरो पर आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब अगर आप किसी भी लेवल पर जाना चाहते हैं बदलाव करके, तो वहाँ सबसे पहले विजुअलाइज करना शुरू करें कि मैं इस जगह को बिलोंग करता हूँ और उसके आने वाले रिवार्ड्स और उसकी आने वाली परेशानियों को मैं कोप अप करने के लिए तैयार हूँ। वरना आप उस जगह पहुँचकर फिर ऐसी गलती करेंगे कि आप जीरो पर आ जाएंगे, फिर आप यही कहेंगे काश मैं उस जगह पर चला जाता। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी मैं लोगों से कहता हूँ कि बड़े लक्ष्यों को जब आप बनाकर मेहनत कर रहे हो तो पहले खूब अच्छी तरह से माइंड की प्रैक्टिस करवाओ कि भाई मैं उस जगह पर अगर पहुंच गया जहां पर मेरे साथ अरबपति लोग बैठे होंगे, उनके साथ शाम को मैं क्लब में बैठा हूँगा, उनके साथ मुझे बढ़िया लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, बेकार की आदतें छोड़नी पड़ेंगी, तो पहले ये बताओ वहाँ पहुंचकर तुम्हें कोई परेशानी यानी कि कोई गिला तो नहीं है? अगर आपको वहाँ पहुंचकर कोई गिला है, कोई परेशानी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो याद रखिएगा आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा कुछ गेम खेलेगा कि आप वहाँ से निकलकर फिर वहीं आ जाएंगे जो आपका सबसे छोटे वाला लेवल था। इसीलिए लोग जो है इस ग्रेविटी को, जो सफलता या जीवन की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसके अगेंस्ट लड़ नहीं पाते हैं, वो थोड़े दिन बाद वहीं आ जाते हैं। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूँ कंचन, कि जीवन कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं है। हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को बताना चाहिए, उसे हमें रोज इंटरेस्टिंग बनाना होगा और हर रोज बनाना होगा। ये नहीं कि आज मैंने आज का दिन इंटरेस्टिंग बना लिया, कल का ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग होगा, नहीं। कल हो सकता है कि कल आपके पास आज जो चीज़ थी वो आज कल नहीं है। अचानक एक आदमी जो आज आपको बड़ा प्यार करता था, वो कल आप उसका मूड बदल रहा है, आप कहेंगे ये क्या हो गया, मैं अचानक ये क्या हो गया? क्योंकि आपको याद रखिएगा जीवन में 5 तरह के एरिया हैं आपके। पहला है आपका फिजिकल हेल्थ। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये कभी भी खराब हो सकती है। किसी भी दिन एक खबर आ सकती है कि आपको इस स्टेज की ये बीमारी हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसके लिए रोजाना आपको इंटरेस्टिंग बनाना होगा अपनी सेहत को एंजॉय करने के लिए दिन को। दूसरा है आपका सोशल रेस्पेक्ट। आप अच्छे कपड़े इसलिए खरीदते हो, अच्छी गाड़ी इसलिए बनाते हो, अच्छे मकान को अच्छी जगह इसलिए बनाते हो ताकि आप सोसाइटी से एक मीनिंग चाहते हो। अगर वह जगह पर आप फेल हो गई तो आप ये कहेंगे नहीं, इट इज़ मीनिंगलेस लाइफ। हमने समाज के साथ जुड़ना बंद कर दिया है। आज हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, ये न्यूक्लियर एटम बम की तरह है, याद रखिएगा। पहले कुनबों में रहा करते थे, आपको पता भी नहीं चलता था कि कैसे पल जाते थे आप। मेरे ज़माने में कहा जाता था कि पेठा और बेटा ऐसे ही बड़े हो जाते हैं, अब नहीं होते। अब तो तीसरी क्लास का बच्चा ही बेवकूफ़ बना देता है, पेरेंट्स को मैनिपुलेट कर लेता। तीसरी चीज़ है, तीसरा एरिया है आपके जीवन का जिस पर आपको ध्यान देना है, वो है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ। हर रोज़ इसके लिए काम करना होगा।
जितना कल आपने कमाया है वो एक झटके में निकल सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसके ऊपर रोज काम करना होगा, नई तरकीबें सीखनी होंगी, नए मेंटर्स के साथ बैठना होगा, नए तरीके सीखने होंगे कि मैं कैसे बचाऊं और मल्टीप्लाई करूं। लोग इसके लिए बहुत बुराई करता, आम आदमी जो है पैसे के लिए दिन भर काम करेगा, पैसे के लिए कई बार झूठ बोलेगा, पैसे के लिए कई बार इंसल्ट महसूस झेलेगा, पर बात करेगा पैसे की उल्टी। कमाल की बात ये, पता नहीं ये माइंडसेट कहाँ से आया। जब मैं पैसे की बात करता हूँ तो कहते हैं आप भी पैसे की बात कर रहे हैं, जैसा ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत पाप का काम है। जबकि मैं कहता हूँ कि पैसे के अलावा के बगैर तुम क्या कर सकते हो बताओ। अगर मुझे एक स्कूल में चला रहा हूँ, अगर मुझे दूसरा स्कूल खोलना है तो मुझे कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहिए, और अगर मुझे एक यूनिवर्सिटी खोलनी है तो 100 करोड़ चाहिए। अगर मुझे 2 हॉस्पिटल खोलने हैं इस समाज से में कुछ करने के लिए तो मुझे फिर 50-100 करोड़ चाहिए। तो आप कह रहे पैसे के बगैर कुछ पैसा जरूरी नहीं है। अरे पैसा एक ऐसी एनर्जी है जिसके होने से, बहुत होने से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। ये और चौथी चीज है जिसकी मैं बात कर रहा था, इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। हमारे किसी भी यूथ को कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल ये नहीं सिखा रहा कंचन कि अगर उनकी लाइफ में कोई सुनामी आ जाए, कोई ब्रेकअप आ जाए, कोई जॉब छूट जाए, कल उनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाए तो वो क्या करेंगे, ठीक है ना। बस यहीं पर अधिकांश यूथ को और बहुत सारे लोगों को मैंने ऑलमोस्ट, चाहे वो सुसाइड नहीं कर रहे हैं बट दे आर कमिटेड टू सुसाइड, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या की तरफ ही जा रहा है, यानी कि वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब वो कहेंगे कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ठीक है ना। और एक ब्रेकअप उनके लिए काफ़ी है बर्बाद करने को, दारू पीने को, एक जॉब उनके लिए काफ़ी है बर्बाद होने के लिए, ठीक है ना। 1-2 रिश्ता उनके लिए जैसे ही चीट वीट होते हैं जो आजकल, बस वो ख़त्म है। और पांचवी चीज़ है आपकी स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आपको अपने आप को जानना है कि मेरी पहचान क्या है और मैं किस पर्पज़ के लिए यहाँ पर लाई गई हूँ। अगर आप इन चीज़ों में एक बैलेंस बनाएं तो आप किसी भी उम्र में यंग रह सकते हैं और फिर ये डिप्रेशन नहीं आएगा। उस समय आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, जिधर भी जाएंगे तो आप, नाम आपका कंचन है तो गोल्ड विथ फ्रेग्रेंस हो जाएंगे आप। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि ठीक है आपने ये 5 चीजें बताई कि इन्हें बैलेंस करके अगर हम चलेंगे लाइफ में तो जिंदगी बहुत अच्छी होगी, खुशहाल होगी, मजा आएगा जीने में। लेकिन वो ये भी पूछ रहे होंगे कि कैसे, हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, ये कैसे करें। देखिए यहाँ पर उनको कुछ एक चीजें समझनी होगी। मैं जिस परिवेश या जिस एनवायरनमेंट से आया हूँ वो बहुत साधारण सा था, ठीक है ना। वहाँ पर मुझे, और उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, बीमारियाँ थी, एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन था, अनसर्टेनिटी थी लाइफ की। मैं वहाँ से आया हूँ। मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं बता सकता हूँ कि हर आदमी को ये करना चाहिए, लेकिन उसे करने के लिए वो कमिटेड नहीं होते। वो ये सोचते हैं कि जो अगर मुझे ठीक होना है तो कोई इसकी और जिम्मेदारी ले ले, कोई और आदमी आकर मेरे जीवन को बेहतर बना जाए। नहीं, वो सिर्फ दूसरा आदमी आपको एक रास्ता दिखा सकता है, करना आपको पड़ेगा। तो पहली चीज़ है कि आप अपने पास्ट में पड़े हुए बेकार के बिलीफ को ख़त्म करें। बिल्कुल। पास्ट में पड़ी हुई जितने भी ट्रॉमाज हैं उन्हें आप न्यूरो साइंस की टेक्निक जिसका नाम NLP है जिसे मैं पढ़ाता हूँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी है जिसे मैं पढ़ाता हूँ, हिप्नोसिस है जिससे मैं हेल्प करता हूँ, इनके द्वारा आप अपने पास्ट के पड़े हुए ट्रॉमा को हटा सकते हैं। अगर आपके चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा पड़ा है, कोई इंसल्ट पड़ी है, कोई ब्रेकअप पड़ा है, कोई फेल्यूर पड़ा है, या फिर कोई अब्यूज़ पड़ी है, किसी ने फिजिकल इमोशनल अब्यूज़ किया है, तो ये चीज़ अगर पड़ी है तो आपको कभी भी मज़ा नहीं आएगा, ना ही आप बड़े गोल बना पाएंगे, क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज वहीं पर अटकी पड़ी है। आपकी यू आर नथिंग बट योर ओन मेमोरी, जो भी आप हैं वो आप मेमोरी है बस आपकी। तो पहली चीज़ है कि आप अपने पास्ट को रिपेयर करें। बढ़िया सा कोई ट्रेनर पकड़ें, NLP का कोई भी हो चाहे, और उससे कहें कि आप मेरे पास्ट को रिपेयर करें, यानी कि मेरे पास पास्ट में जितने भी ट्रॉमा पड़े हैं और बेकार के बिलीफ हैं पैसे के लिए, मेरे लिए, अपने लिए, बीमारियों के लिए, इन्हें आप हटाएं। और ये आप 1 हफ्ते से लेकर और 1 पखवाड़े में, यानी कि 1 फोर्टनाइट में आप पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं। यानी कि आप किसी भी मेमोरी को डिलीट नहीं करें, लेकिन उसकी पावर को ख़त्म कर देंगे, डिसएम्पावर कर देंगे। ये मैं लोगों के साथ पहली चीज़ है। जब मैंने अपनी पेनफुल मेमोरीज को कुछ एक को हटाया तो मैंने अपने र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक कर लिया था, गिरते बालों को ठीक कर लिया था, अपने पेप्टिक अल्सर को ठीक कर लिया था, जो मुझे, जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाया। ये पहली चीज़ है। दूसरा काम जो उन्हें करना होगा, इससे पहले कि वो बाहरी वर्ल्ड में करें, मैं इंटरनल वर्ल्ड की बात करूँ, क्योंकि पहला बदलाव इंटरनल वर्ल्ड में है।
तो दूसरा काम करना होगा कि उन्हें अपने फ्यूचर को हमेशा ब्राइट देखना होगा। यहाँ पर भी आप विजुअलाइजेशन की टेक्निक कर सकते हैं। बार बार अपने माइंड को ट्रेन करें कि मेरा फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। अपने सामने गोल्डन हाईवे को बिछाएं और इमेजिन करें कि नेक्स्ट ईयर मैं ये कर रहा हूँ, इसके ये सेलिब्रेशंस हैं। और इस तरह से आप 100वें साल तक अपने बर्थडे को मना कर आएँ। इस पर आप मैक्सिमम टाइम लगाएं। मैंने जब अपनी बीमारियों को ठीक किया और अपने गोल्स को अपने सामने रखा तो मैं गोल्डन हाईवे की एक्सरसाइज को NLP की टेक्निक के द्वारा किया करता था। अच्छा। और ये समझिए कि मैं हर आदमी से ये कहता हूँ कि अगर तुम डिप्रेशन के शिकार हो तो इसका मतलब है तुमने अपने फ्यूचर की इस खूबसूरती को खो दिया है माइंड के अंदर। और माइंड चूंकि फ्यूचर नहीं देख रहा है तो वो इसीलिए डिप्रेशन का शिकार है। करो अपने फ्यूचर में जाकर जो चीज तुम करना चाहते हो। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, वो बाद में बताऊंगा। तीसरी चीज है उसको अपनी टूटी हुई जो बिखरी हुई उसकी सेल्फ इमेज है जो बचपन में बिखर गई है। किसी ने उसको गलत तरीके से ब्रांडेड कर दिया, गलत तरीके से उसको ट्रीट किया है, टच किया है, अब्यूज किया है, हर्ट किया है। यानी कि आप अपनी सेल्फ इमेज के इमोशनल वुंड्स को, भावनात्मक जख्मों को भर कर लाएं। कई बार आप देखेंगे कि लोग अपनी सेल्फ इमेज को नहीं देख पाते। उससे कि मैं कई बार कहता हूं कि किसी फिल्म स्टार के तुम शौकीन हो, फैन हो, हाँ जी हाँ, क्या उसकी पिक्चर देख सकते हो? हाँ, बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है, डायलॉग बोलते हुए दिखाई दे रहा, डांस भी करते हुए दिखाई दे रहा। फिर मैं धीरे से कहता हूँ अपनी इमेज देखो, कहता अपनी नहीं आ रही। यानी कि आप अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में अपनी इमेज को नहीं रखते हैं और दूसरों को रखते हैं। यानी कि अपने लिए आपका एक भी नंबर नहीं है। ये सबसे बड़ा श्राप है आदमी का। मैं ये कहता हूँ भैया मुझे तो नहीं दूसरे दिखाई देते, लेकिन उनसे बेहतर तरीके से मुझे खुद को दिखाए, मैं अपने आप को देखता हूँ। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मेरे पास अपनी इमेज नहीं बनती थी। जब मुझे पहली बार पता चला कि सेल्फ इमेज का आपके फ्रंटल लोब के ब्रेन सेल्स पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते, चाहे सेहत को, चाहे लोगों को, चाहे अपॉर्चुनिटी को, तो पहले उस सेल्फ इमेज को यहाँ लाओ और उस सेल्फ इमेज को इतना खूबसूरत बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, और वो अट्रैक्ट करेगा चीज़ों को, या वो दुनिया को मैसेज भेजेगा कि यू अट्रैक्ट मी नाउ। और चौथी चीज़ ये है कि आपके पास कोई अगर डर पड़े हुए हैं, चाहे वो लिफ्ट का डर है, वो पानी का डर है, वो ऊंचाई का डर है, कोई भी डर आपके पास पड़ा, कोई भी फोबिया जिसको हम कहते हैं, उसे इरेज कर लो। वो भी न्यूरो साइंस से हो जाएगा। ये बहुत आसान है, उसके लिए 6-8 महीने नहीं लगते। साइकोलॉजी लगाती है 8-10 महीने, NLP मुश्किल से 40 मिनट में खत्म कर देती है। अच्छा। तो अगर आप इन चीज़ों को ठीक कर लें तो अब आप तैयार हैं। अब आप तैयार हैं कि अब आप माइंड को नए तरीके से इमेजेस देना शुरू करें कि मुझे क्या अचीव करना है, किस तरह से रहना है, किन लोगों को अट्रैक्ट करना है, किन अवसरों को अट्रैक्ट करना है। एंड फिर आपकी लाइफ एक तरह से आप कह सकते हैं कि यू बिकम द गोल्ड विद फ्रेग्रेंस। आप एक ऐसा सोना बनते हैं जिसमें से खुशबू आती है। जैसे मैंने अब बहुत ज्यादा सुना कि अब ये भी चल रहा है कि यूनिवर्स जो है वो आपकी बातों को सुनती है। आप जो कहते हैं, जो आप लिखते हैं, वो यूनिवर्स सुनती है और उसके बाद वही आपको देती है। ये ट्रुथ है क्या? ये ट्रुथ ही नहीं है, ये लिखा हुआ है। अच्छा। आप भारतीय दर्शन को बेसिकली गड़बड़ ये हो रही है कि पेंडेमिक के बाद लोगों ने ये सोचा है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब आया है, या फिर कुछ लोगों ने ये सोचा है कि जब एक बुक आई थी इंडिया में जिसका नाम सीक्रेट है, सभी ने पढ़ी है और अधिकांश इंडियन तो उसके फैन है। मैं ये कह रहा हूँ वो सिर्फ एक नकल थी भारतीय अद्वैत सिद्धांत की। अच्छा। जिस टेक्निक या जिस कल्ट पर वो चली है उसका नाम मोनिज्म है। मोनिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी थ्योरी जब आप अपने ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ बात करते हैं। लेकिन मैंने अपने आप पढ़ा, मैंने सुना नहीं, मैंने मोनिज्म को पढ़ते हुए जब एक लाइन पढ़ी तो मैं माथा पकड़कर बैठ गया। और उन्होंने कहा और ये हमने भारत दर्शन से लिया है। अच्छा। इंडियन फिलोसफी से लिया है जो 3000 साल पुराना है और जिसको हिंदी में अद्वैत सिद्धांत कहा जाता है। अच्छा। ऑल इन वन एंड वन इन ऑल, यानी कि सब चीजें एक चीज से बनी है और एक चीज है जो सब चीजों में निहित है, यानी कि वो फैल रही है। अगर आप ये बात करते हैं कि क्या हमारे थॉट को सुनता है ये यूनिवर्स, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इसकी मैं 5-6 चीजें बता देता हूँ। मोनिज्म या अद्वैत सिद्धांत के अनुसार इस यूनिवर्स में एक हवा के अलावा एक और ऐसी चीज है जो इनविजिबल है, जो अदृश्य है, और हर चीज का वही रॉ मटेरियल है। इस समय मेरे और आपके अंदर भी वही है। इट पेनिट्रेट्स एंड परमिएट्स एवरीथिंग। ये हर एक चीज के अंदर पेनिट्रेट किए हुए है, ये हर एक चीज का रॉ मटेरियल है।
और इस चीज को उन्होंने ब्रह्मांडीय ऊर्जा नाम दिया है या फिर यूनिवर्सल एनर्जी। इसी को कुछ लोगों ने GOD गॉड का नाम दिया है, क्योंकि हर चीज को यही जनरेट करती है, ऑपरेट करती है और इसी में डिस्ट्रॉय होने के बाद मिल जाती हैं चीजें। एक दिन मैं नहीं रहूंगा ऐसा, राख बनकर वहीं मिल जाऊंगा। एक दिन नहीं मैं था, यानी कि एक एनर्जी थी और उस एनर्जी को किसी ने क्रिएट किया राम वर्मा के रूप में, और एक दिन राम वर्मा ने अपना काम किया और यहाँ से चला गया। एक एक बात को गौर से सुनिएगा। यह ब्रह्मांड, ये ऊर्जा का तीसरा बड़ा जो गुण है वो ये है कि ये हमेशा एक्सपेंड कर रही है। तो यहाँ पर किसी के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ सिर्फ उन लोगों के लिए कंपटीशन है जो इस ब्रह्मांड या ऊर्जा के ताकत को नहीं जानते, और वो ये कहते हैं जी बड़ा कंपटीशन है दुनिया में। कोई कंपटीशन नहीं है दुनिया में। आपकी जगह अलग है, मेरी जगह अलग है। जब आप पैदा हुए थे आपके लिए यूनिवर्स उतना एक्सपेंड हो गया था, जब मैं हुआ था मेरे लिए भी। आज आप अपना पैसा कमा सकते हैं, मैं अपना पैसा कमा सकता हूँ। आप अपनी जगह क्रिएट कर सकते हैं, मैं अपनी जगह क्रिएट कर सकता हूँ। ये जिन्होंने कहा है कि बहुत कंपटीशन है, उन्होंने ये सेंटेंस पढ़ा है लेकिन कभी उन्होंने भारतीय दर्शन को नहीं पढ़ा। जो नेक्स्ट चीज मैं बता रहा हूँ, और ये हमेशा डायनामिक है। ये यानी कि ये सबस्टेंस जो दिखाई नहीं दे रहा, ये हमेशा चल रहा है, ये चलायमान है। और इसकी दो चीजें और बताता हूँ, उसे आप चौंक जाएंगे। इसके अंदर एक थॉट है। अच्छा। इसके अंदर एक थॉट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नीम के पेड़ को आप कहीं भी बोएंगे तो वो कड़वा ही रहेगा। हाँ। और ये भी आपको पता है कि इसके ऊपर फल कब आएंगे और कब गिरेंगे। 10-20 दिन आगे पीछे हो जाएगा लेकिन साइकिल वही रहेगा। आम का पेड़ मीठा ही होगा और सभी आम के पेड़ एक ही तरह से पैदा होंगे एक ही सीजन में, जब तक कि उसे एनवायरनमेंट में गलत तरीके से पेस्टिसाइड वो ना दें। हम सब जब कंसीव हुए थे सो देयर वर ओनली 2 स्पर्म्स। फिर ये हड्डियां कहाँ से बन गई? यानी कि उनमें कोई इंटेलिजेंस थी कि वहाँ पर हड्डियां भी बनेगी, बाल भी बनेंगे, नाक भी बनेगी, स्किन भी बनेगी, और वो हड्डियां भी 1 साल में बदलती रहेंगी और स्किन हर महीने बदलती रहेगी। यानी कि उसके अंदर इतनी प्रोग्रामिंग थी। याद रखिएगा, ये यूनिवर्स हर एक चीज की प्रोग्रामिंग जानता है। अगला सेंटेंस आप चौंक जाएंगे, जो मैंने पढ़ा है और जिसकी मैं 2 घंटे की फ्री ट्रेनिंग भी देता हूँ लोगों को। इवन आपके पॉडकास्ट में भी मैं कह सकता हूँ कि उसका लिंक मैं दे दूँगा, वो फ्री है सबके लिए, जिसमें मैं टेलीपैथी सिखाता हूँ, टेलीकिनेसिस सिखाता हूँ कि कैसे आप टेलीपैथी कर सकते हैं किसी के साथ, वो मैं सिखाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लास्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कंचन, और ये जो स्पेशल मैटर है जिसको आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं, यह हमेशा आपकी कमांड को लेता है, आपकी बातों को सुनता है। अच्छा। बशर्ते कि आप 2 चीजों का ध्यान रखें और उन बातों को सुनकर जो भी आपका विचार है उसे ये पूरा करने के लिए इमीडिएटली लग जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोनिज्म भी कह रहा है, और जो उन्होंने कहा कि मोनिज्म नहीं है कुछ भी, वही भारतीय दर्शन है, वहीं से हमने लिया गया है। तो ये आपकी हर एक बात को सुनता है और सुनकर इमीडिएटली उस काम को पूरा करने के लिए अपने एफर्ट शुरू कर देता है। अब यहाँ पर आपका एक सवाल आएगा कि सर राम सर, मैं अगर ये कहूँ कि मुझे अभी कार चाहिए तो क्या मेरे लिए कार आ जाएगी? यहाँ पर अद्वैत सिद्धांत या मोनिज्म ने जो किताब लिखा पैराग्राफ, वो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि 1 मिलियन 2 मिलियन ईयर्स के बाद हमारा माइंड इतना इवोल्व हो जाए कि हम ये भी काम करने लगे। यद्यपि ये दूसरे युगों में हम अपने पुराणों में सुनते हैं कि ऐसा हो जाता था। हाँ। हो सकता है कि अब भी हमारा ब्रेन 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 मिलियन ईयर के बाद शायद इतना इवोल्व हो जाए। लेकिन अगर आप 2 चीजों की गारंटी लेते हुए, जो उनको मैं बता सकता हूं, अगर 2 चीजों को आधार बनाते हुए, बेस बनाते हुए आप कोई भी चीज यूनिवर्स से मांगते हैं, मान लेते हैं आप कहते हैं कि मुझे कार चाहिए, और आपने इस डिमांड को क्वालिफाई कर दिया, उस क्वालिफिकेशन को आप मुझसे पूछ सकती हैं, तो ये कार इमीडिएटली कोई ना कहीं बनना शुरू हो जाएगी या बन रही होगी। अच्छा। कोई आदमी अचानक इस कार के लिए कोई मटेरियल ढूंढ रहा होगा। ये चल रहा है काम, और अचानक एक दिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको एक बड़ी सी नौकरी मिल जाएगी। हाँ। अचानक ऐसा लगेगा यार ये क्या हो रहा है। अचानक कोई आपके पास आएगा, अरे आपके लिए कंचन एक अपॉर्चुनिटी है, तुम इस काम को करो, आपको एक बड़ा इंसेंटिव मिलेगा। आपका कुलीग आके कहेगा कि मैं तो किसी और को ढूंढ रहा था, तुम सामने आ गई, तुम ये काम कर लो, एक बड़ा इंसेंटिव मिलेगा। और पता चला 1 साल बाद आप न्यूज़पेपर अचानक उठा रही हैं
और वो न्यूज़पेपर पहले भी पढ़ा था, लेकिन अचानक ऐसे उठाया और देखा कि ये तो वही कार है जो तुम सोच रही थी, इसके तो ये तो एजेंसी पर खड़ी है और आपके पास पैसा भी है। तो ये जो इवेंट घटी है इनको हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। अच्छा। सिंक्रोनिसिटी यानी कि जो आपकी डिजायर थी, उस डिजायर को लेकर सबकॉन्शियस माइंड ने अपने अंदर प्रोग्रामिंग की। उसकी 2 क्वालिफिकेशन है, वो मैं बता सकता हूँ। जब तक उसे नहीं करेंगे तो कितना भी आप कोशिश करते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा। तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोग्राम करे उस चीज को। उसे प्रोग्राम करने के बाद वो इतना गहराई तक प्रोग्राम कर ले आपका सबकॉन्शियस के, आपकी 86 बिलियन सेल्स, कि वो एक मैसेज आपके ब्रेन के दूसरे पार्ट को भेजे। उस पार्ट का नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसे आप गूगल कर सकते हैं कभी भी, RAS कहा जाता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है आपके अंदर जो डायरेक्ट इस यूनिवर्स के साथ जुड़ा होता है। आप कहेंगे साइंटिफिक है? हाँ। भी मैं बताता हूँ कैसे साइंटिफिक है। हाँ। बहुत सिंपल है। इसे मतलब इस साइंस को आपको दिमाग के ऊपर थोपना नहीं है कि यार ये कह रहे तो मान लेता हूँ, नहीं। एक एक चीज को, जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन उस कार के लिए या उस गोल के लिए या उस अवसर के लिए या उस आदमी के लिए जो आपने लाइफ में आप इनवाइट करना चाहते हो, चाहे वो फाइनेंशियल पार्टनर है चाहे वो लाइफ पार्टनर है, जब उसको क्वालिफाई करते हैं 2 चीज़ों से, तो अब आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यानी कि आपका ब्रेन ये मैसेज आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को डाल देता है कि मैंने आपको सौंप दिया। अब ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, यह आपकी सेंसेस को गाइड करता है, आपकी अंदर की आंखों को भी और बाहर की आंखों को भी। आप कहेंगे अंदर की आंखें, इस समय आप फैंटेसी में जा सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ में तो डांस कर रहा हूं। हाँ। लेकिन इस समय आप ये भी सोच सकते हैं कि एक बढ़िया से आदमी मीन जो आपको गाइड कर दे। हाँ। एक मेंटोर को भी ढूंढ सकते हैं इंटरनल वर्ल्ड में। ऐसे ही बाहर भी है। जब आप बाहर देखेंगे तो हजारों लोग आपको मिल रहे होंगे, हजारों चीज दिखाई दे रही होंगी, लेकिन अब आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सिर्फ उस आदमी या उस घटना पर आपकी फोकस कर देगा जहां पर उसे मालूम है कि वो गोल पूरा हो जाए जो आपने उसे दिया है। एग्जैक्टली। अभी आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं उधर उधर, कभी किसी की गॉसिप चल रही है, किसी के कौन किसके साथ रहता है, कौन कितना बढ़िया है, गलत है, क्या चल रहा है, उसमें मजा आ रहा है। लेकिन अगर आपने गहराई तक उस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ट्रेंड कर दिया तो अभी भी वही बात चल रही होंगी, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा। सडनली एक आदमी कुछ बोल रहा होगा कि एक मेंटोर आ रहा है और वो उसका प्रोग्राम वहां पर है, आप कहें सुनिए आपने क्या बोला, एंड सडनली यू गो देयर, और वहां पता चला कि वहां पर जाकर मेंटोर की भी बात सुनी और जो आपके बगल में बैठा था उसके साथ आपके कार्ड एक्सचेंज हो गए और ये वही आदमी था जिसने आपको उस बड़ी अपॉर्चुनिटी का पता दे दिया या उसका पार्टनर बन गया। और आप कहेंगे यार ये कोइंसिडेंस था? नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बेसिकली प्रोग्राम हो चुका है। हाँ, exactly. इससे हम सिंक्रोनिसिटी कहेंगे। एक दिन आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं कि यार वर्मा जी भी पढ़ा के चले गए, कुछ नहीं हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन में है, एंड सडनली तभी आपको सुमित दिखाई देते हैं आपके कुली और उनकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए पर्पस। आप फिर एकदम से चीयर अप हो जाती हैं, अरे इसका मतलब है जो भी नहीं हुआ इसके पीछे भी कोई पर्पस है। हाँ। याद रखिएगा ये सब चीजें, ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपको इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें आपके मतलब की हैं उनकी तरफ ये साइंटिफिकली गाइड कर रहा है, ये कुछ और नहीं कर रहा। इस वर्ड को बाकी लोगों ने अब तक नहीं समझा, मैं गारंटी से कह सकता हूं, मैं बहुत बड़ा तो आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, एक शब्द को इस समाज ने समझा ही नहीं अभी तक, और वो है फोकस। फोकस का मतलब ये माने भाई फोकस करो सर, अपने एफर्ट पे फोकस करो। कैसे करूं? मेरे कान में तो बात आ रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अंदर से एक आवाज आ रही है तो स्टूपिड है। exactly. मैं फोकस कर दो इस काम पर के मैं कैसे 10 करोड़ कमा लूं। फोकस सिर्फ एक आदमी करता है और वो है आपके अंदर बैठा हुआ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जब तक वो सिस्टम कंफ्यूज है आप फोकस कितनी देर कर लेंगे? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, और वो भी कॉन्शियस है, वो भी चेतन मन का है। अब चेतन तक तो गया या नहीं गया अभी गारंटी नहीं है। बिल्कुल। तो याद रखिएगा फोकस इज ए डिवाइन वर्ड फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन लोग इसको ये समझते हैं कि बस मदर कोई भी कह देती बेटे से अरे फोकस करके पढ़ा कर, बच्चों को पता नहीं है फोकस क्या होता है। हाँ। वो अपने बच्चों को कह देगा एक दिन, उनके बच्चे उनको कहेंगे फोकस करो। अभी तक पता किसी को नहीं फोकस करना होता क्या है। आपको फोकस करने की कोई जरूरत नहीं, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपका फोकस करेगा। हाँ। ये वो कृष्ण है
जो आपके रथ को संभाले हुए हैं, और वो यही कह रहे हैं कि तुम लड़ो, जीत तो तुम चुके हो। बिल्कुल। आपकी एक बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें जो है निकल के आ रही है। जैसे मैं आपको एक अपना एग्जांपल देती हूँ, फिर इस पर आप बताइएगा कि ये किसने काम किया है। Sure. जैसे मैं एक जॉब कर रही थी, मैं उस जॉब में बहुत अच्छे से थी, मतलब लगभग 5-6 साल से मैं वहीं काम कर रही थी। बट सडन मेरे पास एक अच्छा ऑफर आया और मैं वहाँ चली गई। वहाँ लगभग मैंने साल भर काम किया, लेकिन जब तक मैंने वहाँ पे दूसरी जगह काम किया तो मैं हमेशा ये सोचती रहती थी कि नहीं यार, मेरी पहली वाली जॉब जो थी वो ज़्यादा अच्छी थी। मेरी पहले वाली जॉब जो थी वो ज़्यादा अच्छी थी, मुझे काश वो जॉब फिर मिल जाए, काश वो जॉब मुझे फिर मिल जाए, काश मुझे वहाँ से कोई बुला ले, काश मेरे पास कोई कॉल ही आ जाए तो मैं एकदम चली जाऊँगी वहाँ पे। मतलब वहाँ सब कुछ अच्छा था मेरे लिए। ये मैं हर मतलब मुझे लगता है कि मैं दिन में ऑफिस जाती थी और पूरे दिन में एक बार मैं ज़रूर सोचती थी यार वो ऑफिस बहुत अच्छा था, कंचन वहीं जाना चाहिए था, काश ऐसा हो जाता। तो मैं हमेशा कहती थी हे भगवान मुझे वहाँ से कॉल आ जाए, हे भगवान मुझे वहाँ से कोई बुला ले। ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ बुला लिया गया। तो ये किसने किया? ऐसा हुआ भी मेरे साथ, मुझे बुला लिया गया और बहुत अच्छे मान सम्मान के ये साथ। वही दो चीजें हैं जिसकी मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा था। हाँ। आपने इस इवेंट को, याद रखिएगा, आपको बुलाया नहीं गया, आपने उस इनविटेशन को आपने क्रिएट किया है। इसे हम क्रिएशन ऑफ क्वांटम इवेंट कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स में ये ऑलरेडी तय हो चुका है कि हम अपने विचारों से किसी भी इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वांटम फिजिक्स कह रही है, ठीक है ना। यानी कि आप अपने विचारों से एक इलेक्ट्रॉन को, उसकी शेप को बदल सकते हैं, उसकी जगह को बदल सकते हैं। आप इस इवेंट को दिल्ली में चाहते हो या कलकत्ता में, ये आपके ऊपर है। इस इवेंट को 2026 में चाहते हो या जो 2040 में चाहते हो, ये आपका माइंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कभी भी आप क्वांटम फिजिक्स की किताबें पढ़िएगा जो अब कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि हम, लेकिन मैं उन दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ। जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें या किसी इवेंट को अपनी लाइफ में क्रिएट करने के लिए सिंक्रोनिसिटी या फिर इवेंट को रियली में क्रिएट करने की बात करें, तो यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नंबर एक, आपके पास इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन का मतलब एक विचार होना चाहिए। तो आपका विचार था कि मैं उस जगह पर जाऊं, और दूसरा है कि उस विचार को आप इंटेंसिफाई करें, यानी कि उसकी तीव्रता को बढ़ाएं, उसको, उसकी इंटेंसिटी को एंजॉय करें। जब आप ऐसा कर रही थी, आप बहुत दिनों करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप इसे पहले ही दिन एक बार ही कर लेते तो बात बन जाती, और भी जल्दी बन जाती। वो ये थी कि वहां पर इमेजिन करिए कि आपने इरादा तो बना लिया कि मुझे पहली जॉब ही मिल जाए। हाँ। यानी कि आपने एक इंटेंशन तो क्रिएट कर ली एक इवेंट को या एक अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में लाने के लिए। हाँ। और आप रोज बस यही सोचती काश मैं वहां चले जाऊं। तो उस समय आपका माइंड पिक्चर्स बना रहा था वहां की, उस जगह को देख रहा था, उस जगह काम करते हुए देख रहा था, और आपकी फीलिंग बनती जा रही थी उस जगह पर होने की। याद रखिएगा, यही इंटेंसिटी है जब आप उस फीलिंग को क्रिएट कर लें। लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि आपने तो कर ली, लेकिन हर आदमी को नहीं पता। अगर वो मेरी बात मान ले तो मैं ये मैं सभी को बता रहा हूं कि आपके माइंड के पास इंटेंशन तो कितने भी बना लो। इस समय मैं इंटेंशन बना लेता हूँ कि जी मैं एक हवाई जहाज खरीदूंगा, बनने में कोई देर नहीं लगी। लेकिन इस हवाई जहाज के लिए क्या मेरे पास इंटेंसिटी है? तो इस इंटेंसिटी को बनाने के लिए आप जितना इस फीलिंग को डीपली ले जाएंगे, और डीपली ले जाने के लिए आपको हमेशा इमेजेस के साथ खेलना होगा। ओके। और वो ये था कि मान ले आप इमीडिएट आराम से बैठती और सोना, देखना शुरू करती इंटरनल वर्ल्ड में कि आपकी ड्रेस क्या है, आपके शूज कैसे हैं, आपकी ज्वेलरी कैसी है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, और आप यू आर देयर, आप उस जगह पर काम कर रही है। उस समय काम करते हुए आपकी सीट का टेक्सचर कैसा है, आपकी टेबल का टेम्परेचर कैसा है, आपका कंप्यूटर कहाँ रखा है, या वहाँ पर किस तरह के इंटरव्यू ले रही हैं, उस समय आपकी ड्रेस कैसी है, वो जो सैलरी चेक मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। इससे भी ज़्यादा था जब आप इसमें गहराई तक जाते, तो अभी ये इंटेंसिफाई नहीं हो रही है। इंटेंसिफाई तब होगी कि वहाँ का कोई एक रिवार्ड देखो, ठीक है ना। जब आप बाहर वापस आ रही हैं और एक दिल में कह रही हो कंचन इट इज माई डे नाउ, या फिर आप अपनी मदर की आवाज़ सुने, यू आर माई हीरो, you are so wonderful, wonderful girl, या फिर somebody is saying who is very special to you, I really love you, or somebody, you feel that the sunshine is different for you, or the air is blowing differently for you, या फिर आप देखें कि आपके लिए वहाँ पर मानो उत्सव शुरू हो चुके हैं जीवन के, जिनको सिर्फ तुम ही देख रही हो। जब आप इस इंटेंसिटी में खो जाते हैं तो एक पल ऐसा आएगा कि जब आपको ये भी नहीं पता कि आपकी बॉडी कहाँ है, आपके हाथ कहाँ है, एंड यू आर एंजॉइंग दैट मोमेंट।
ये वो पल है जब आपकी पूरी बॉडी की 60 ट्रिलियन सेल्स और उनके अंदर 23,630 से ज़्यादा जेनेटिक लेवल पर पड़े हुए जो आपकी प्रोग्रामिंग है वो बदल रही है। ये वही पल है जब आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS अब कुछ आपसे बचकर नहीं जा सकता। वो इंटेंशन पर काम नहीं करता, वो इंटेंशन प्लस इंटेंसिटी पर काम करता है। तो ये इसलिए हुआ है। तो जितनी आपकी गहरी इंटेंसिटी होगी किसी भी चीज को पाने की, चाहे वो अपने आप को बीमारी से ठीक करना हो, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे करियर ढूंढना हो, इवन किसी देश को आप या किसी शहर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है, ये आपका माइंड जानता है। वो उस एनर्जी को इजीली समझता है और उसके साथ जुड़ जाता है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंटिफिक है, न कि सिर्फ ये थोपी गई साइंस। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है तो व्यूवर्स ये भी चाहेंगे कि उन्हें ये पता हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं आज जिन्हें ये मालूम ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और हमारी जिंदगी में एक्चुअली में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी चीज को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं या क्रिएट करना, अट्रैक्ट भी वर्ड छोड़ दो, हाँ। किसी भी चीज को आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं तो वो दो तरह से क्रिएट होती है। एक पहले आपके माइंड के अंदर होती है और फिर बाहर होती है। इसे और साधारण और सिंपल बनाते हैं। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, इसका ये रूम, ये पहले किसी के माइंड में बन चुका था। हाँ। उसने उसे उतना ही क्लोजली देखा था जितना हम देख रहे हैं। इज दैट राइट? और जब उसके दिमाग में ये बन गया तो उसने इसको मैनिफेस्ट किया, इसने किसी के सामने रखा। अचानक कुछ कोई राज आ गया, कोई मिस्त्री आ गया, कोई लेबर आ गई, कहीं से ईंटें आ गई, कहीं से पत्थर आ गए और कहीं से लोहा आ गया। ये सब इसी यूनिवर्स में थे और अचानक ये बिल्डिंग तैयार होगी, इसमें हम बैठे हुए पॉडकास्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, यही तो है सब कुछ, यही तो है सब कुछ, बस इंटेंसिटी ही तो मिसिंग है। लोग ये मानते हैं कि नहीं ये अलग है और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन अलग है। नहीं, ये दोनों एक ही है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी इमेजेस को एक इंटेंसिटी के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए। यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ कुछ एक चीजों को कर लेते हैं और उसे मान लेते हैं यही है। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं क्लियरिटी देना चाहता हूँ कि कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे कि अगर मैं आपको ये कहूँ, कंचन आपको मान ले आप ये कह रहे हैं कि मुझे दिल्ली से हरिद्वार जाना है और आप मुझ पर यकीन करते हैं और मुझे पता है कि दिल्ली से हरिद्वार की ये वाली रोड है, लेकिन आज मैं आपको ये कह दूं ये वाली रोड है और करीब 400 किलोमीटर चले जाना और आप मुझ पर यकीन करते हैं, तो आप चलना शुरू कर देंगे गाड़ी लेकर और पता चला तो आप तो जयपुर पहुंच गए। ये तो जस्ट अपोजिट है। हाँ। गड़बड़ ये हो रही है कि आम आदमी ने दूसरी बार सुनना ही नहीं सीखा, उसे किसी ने कुछ बता दिया या कोई किताब पढ़ ली जो हो सकता है कि जिसने लिखी हो उसे अब तक कुछ भी अट्रैक्ट ना हुआ हो, बिल्कुल उसने कुछ भी मैनिफेस्ट ना करा हो इस किताब के अलावा, और उसको पढ़कर वो फिर मेरे साथ भी कई बार बहस करते हैं। ठीक है ना, मुझे 33 साल हो गए सबकॉन्शियस पढ़ाते हुए। मैं यहाँ तक बता देता हूँ कि जो तुम्हारी बीमारी आई है कई बार वो क्यों आई है, ये मैं खोल के बता देता हूँ। एक लड़की ने मुझसे कहा कि सर ये बीमारी मुझे आ गई और डॉक्टर ने कहा ये जीवन भर चलेगी। मैंने कहा मैं एक बात पूछूं, आप इस बीमारी से पहले क्या आप अकेलेपन के शिकार थे? जी। उस समय आप किसी आदमी को इस जगह पर ला सकती थी? नहीं सर, मुझे उन पर यकीन नहीं, अब किसी पर मुझे यकीन नहीं रहा। लेकिन तुम अकेलेपन को भरना चाहती थी? हाँ जी। मैंने कहा माइंड ने आपको एक बीमारी दे दी है कि जीवन भर ये रहेगा तुम्हारे साथ। जब आप ये बात करते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि जी मैं अट्रैक्ट करने के लिए कह रहा हूँ, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। भैया आपने ये वर्ड बोलने से कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ सकता है कि पड़े 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद। पहली तो बात यह है कि ये अफर्मेशन करने का तरीका ही गलत बता रखा हम लोगों, और इसके पीछे हमारे हिंदुस्तान के लोग दीवाने हो रहे। पेंडेमिक के बाद तो हर एक आदमी को बता दिया अफर्मेशन क्या करो, और अफर्मेशन कितने खराब करते हैं। मान लेते हैं मुझे इस समय कोई बीमारी है जानलेवा, और मैं कह रहा हूँ आई एम हेल्दी, मेरा माइंड अंदर से क्या कहेगा, ये सच है कि झूठ है? हाँ एग्जैक्टली यही कहेगा। तो अंदर से आएगा ना डाउट। वो कह रहा है झूठ मत बोल। मान लेते मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा है 2-4 लाख रुपए, और मैं कह रहा हूँ आई एम रिच, एकदम से कहेगा झूठ मत बोल, रिच आदमी अंटीलिया में रहता है 21 मंजिला में, तू कहाँ रहता है? ठीक है ना, 2 कमरे के मकान में। हाँ। तो जितना आप बोलते जा रहे हैं उतना ही डाउट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। फिर आपको सही तरीके से क्या करना था, यहाँ पर आप अपने अफर्मेशन को करना सीखिए। आप हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोलिए
आई एम बिकमिंग रिच, अब वो इस पर कोई ऑब्जेक्शन अंदर से नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं अगले हफ्ते भी दिल्ली से मुंबई जाऊं तो मैं कह सकता हूं कंचन नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू मुंबई, घूमे दिल्ली में ही, लेकिन मेरा माइंड इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। आई एम बिकमिंग हेल्दी, एवरी डे यू कैन बिकम हेल्दी, लिटिल बिट लिटिल बिट। आई एम बिकमिंग रिचर एवरी डे, आई एम बिकमिंग हैप्पियर एवरी डे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन शब्दों से हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा? मेरा जवाब सुन लीजिएगा, नहीं। फिर क्या करना होगा, ये क्यों नहीं होगा, मैं ये भी समझा देता हूँ। आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी पार्टी में जाती हैं, पार्टी में आपको अचानक आपका फ्रेंड या आपकी कोई पास्ट की फ्रेंड मिलती है, आपके स्कूल के टाइम की, और वो कहते हैं अरे आप तो कंचन है। आप कहते हैं कि हाँ, लेकिन आप कौन है? वो कहते हैं मेरा नाम श्वेता है। और आप देखते देखते श्वेता कौन सी श्वेता, और वो कहते हैं हाँ अरे हाँ, नहीं वो ये श्वेता नहीं कहती, वो कहते हैं मैं भी आपकी क्लास में पढ़ती थी। और आप कहते हैं हाँ मैंने पहचान लिया, आपको चेहरा याद आ गया। लेकिन आप एक बात कहते हैं यार बुरा मत मानिएगा, देखो मैंने पहचान तो लिया पर मैं एक चीज भूल गई, आपका नाम। हम नाम क्यों भूलते हैं? क्योंकि वो ऑडियो में था। जब आप ये कह रहे हैं आई एम बिकमिंग रिच, आप ये सिर्फ ऑडियो क्रिएट कर रहे हैं। यह सबसे जल्दी भूले जाने वाला स्टेट सेंस है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी आदमी को 20 साल बाद मिलते हैं तो उसे पहचान लेते हैं। लेकिन एक टाइम आता है कि वो 20 साल बाद के बाद भी अगर कोई मिले तो नहीं पहचानते आप। लेकिन एक चीज को आप कभी नहीं भूलते, और वो है कि अगर आपने 5वीं क्लास में साइकिल चलाना सीखी है तो आप हमेशा साइकिल चला सकते हैं। पता है वो क्यों चला सकते हैं? क्योंकि वो आपकी फीलिंग में पड़ी है, वो आपकी मसल मेमोरी में पड़ी है। अगर आप किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ऑडियो मेमोरी आपकी 3 घंटे में से लेकर और 3 साल में भूल जाओगे आप उसे, ठीक है ना। विजुअल में पड़ी है, जिसको मैं कह रहा था कि विजुअल में लेकर आओ, तो वो भी आपका माइंड भूल सकता है। लेकिन इंटेंसिटी का मतलब है कि जब आप विजुअल को और ऑडियो को दोनों को बनाते हुए एक डीप फीलिंग में चले जाएं, और उस समय ये आपकी फीलिंग का मतलब है मसल मेमोरी, यानी कि ये मेमोरी आपकी मस्कुलर लेवल पर चली गई है। अब इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। इस समय आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपका काम करेगा, आपके सिर्फ और सिर्फ ये तोता बनने से नहीं कि आप बोलते जा रहे। तो इंटेंशन और इंटेंसिटी को इस तरह से बनाएं किसी भी चीज के लिए, तो वो हमेशा सुनेगा। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये हर इंसान के लिए काम कर सकता है। मेरे लिए जैसे अगर मैं बात करूं तो ये हर व्यक्ति के लिए काम करेगा। यहाँ पर बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको इसके लिए क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई का मतलब है कि आपको अपनी सेल्फ इमेज को उतना ही बड़ा करना होगा, प्लस आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स को फॉलो करना होगा, जो 4-5 रूल हैं, ज़्यादा नहीं है। पहली चीज उसमें पहला रूल है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करें। आपके पास आने वाली दौलत और शोहरत 21st सेंचुरी में आपके व्यक्तित्व के समानुपाती होगी। अब आप कहेंगे पर्सनालिटी की बात कर रहे हो, मैं पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। पर्सनालिटी और व्यक्तित्व में बहुत फर्क है। पर्सनालिटी का मतलब होता है मुखौटा, कि मैं रामलीला में रोल मिला है और वो मिला है मुझे बाली का या सुग्रीव का, तो सुग्रीव का मुखौटा लग जाएगा, इसे हम पर्सनालिटी कहते हैं। भारतीय भाषा में इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है और मैं उसका दीवाना हूँ, और वह है व्यक्तित्व, यानी कि व्यक्ति के अंदर के तत्व, यानी कि आपके अंदर कुछ न कुछ ऐसे कोर पॉइंट होने चाहिए जो सचमुच में आपको अलग बनाते हैं। उसमें सबसे पहला है कि आपके पास कोई भी पास्ट की टूटी हुई सेल्फ इमेज नहीं होनी चाहिए, बेकार का अहम नहीं होना चाहिए। आपकी सेल्फ इमेज जितनी बड़ी होगी उतने ही बड़े गोल आप बनाएंगे, पहला काम। दूसरा काम आपको ये करना होगा कि लॉ ऑफ एम्प्टीनेस को समझना होगा। यूनिवर्स यानी कि ये जो सबस्टेंस है, इसकी एक खास बात है, इट हेट्स द एम्प्टीनेस। ओके, इट हेट्स एम्प्टीनेस। कभी भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बेसिक किताबें पढ़ोगे तो उसका जिस्ट यही आएगा कि किसी भी चीज को पाने के लिए आपको उसकी जगह खाली करनी होगी। फिजिक्स का रूल है कि एक जगह पर एक समय में एक ही वस्तु रह सकती है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास ये बोतल है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और रखना चाहता हूँ तो ये बोतल हटानी पड़ेगी। आप कहेंगे सर बगल में रख दो, तो बगल में रखा गया, उस जगह में नहीं रखा गया, तो मुझे हटाना पड़ेगा, तब मेरा हाथ यहाँ पर आ सकता है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज ऑलरेडी अगर आपके माइंड में रंजिशें भरी पड़ी हैं, रिवेंज भरा पड़ा है, दुख भरा पड़ा है, पास्ट की गिल्ट भरी पड़ी, अपराध बोध भरा पड़ा है, रिग्रेट्स भरे पड़े हैं, आपके पास बेचैनी भरी पड़ी है, ब्रेकअप की, फेलियर का डर भरा पड़ा है, आपके पास फोबियाज भरे पड़े हैं, आपके पास ट्रॉमा भरा पड़ा है, तो ऐसे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह कहाँ बची? खुद सोच लो कि आपके बर्तन में कीचड़ है
और अब आप कहते हैं कि वर्मा जी इसमें दूध डाल दो। जैसे ही मैं दूध डालूंगा वो बर्तन में पड़कर, क्या वो दूध है क्या, वो कीचड़ है, कीचड़ हो कीचड़ ही बन गया। हाँ। और मैंने तो दूध डाला था। हाँ। तो जितना मैं दूध डालता रहूंगा वो कीचड़ की मात्रा बढ़ा रहा है। हाँ। याद रखिएगा, जितना आपके दिमाग के अंदर ये बेकार का कीचड़ भरा पड़ा है, जितना आप अट्रैक्ट कर रहे हो उतना ही आपका माइंड कीचड़ से भर रहा है। कम से कम आपके साथ उस समय ये बात थी कि कीचड़ का वेट तो कम था, लेकिन अपने मैंने 5 किलो दूध डाल दिया तो 5 किलो वजन बढ़ा दिया। और किस चीज का बढ़ा दिया? दूध का कि कीचड़ का? कीचड़ का। हाँ। पहली बात है कि आपको लो ऑफ एम्प्टीनेस करनी होगी। आप अपनी पेनफुल मेमोरी को हटाइए इमीडिएटली, पुराने बिलीफ्स को हटाइए, ट्रॉमा को हटाइए, अपनी फेलियर को, ब्रेकअप्स को, चाइल्डहुड के एब्यूजेस को हटाइए वहां से। और ये पॉसिबल है एनएलपी, सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग के टेक्निक्स के द्वारा, न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा। कोई भी एनएलपी का ट्रेनर आपका ये हेल्प कर देगा। दूसरा है कि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट देखें, वहां पर जगह बनाएं अपने लिए। ये मत कहे कि मेरा फ्यूचर अनसर्टेन है, ठीक है ना। ये दूसरा काम हो गया। पहला था सेल्फ इमेज को बड़ा किया, दूसरा काम है एम्प्टीनेस को क्रिएट किया। तीसरी चीज, जो भी आप चीज चाहते हैं लाइफ में, जिसे आप अट्रैक्ट करें, उसे पहले रेडिएट करें। तो रूल इज रेडिएट टू रिसीव। सो वट एवर यू वांट टू रिसीव, आपको ये देना होगा। आप कहेंगे राम सर मेरे पे पैसा नहीं, आप पैसा बांटने की बात करो। नहीं नहीं, पैसा नहीं बांटना, लेकिन पैसे के बिलीफ तो दे सकती हो, पैसे की आइडेंटिटी तो क्रिएट कर सकती हो। कोई आदमी ये कह रहा है कि मेरा पता नहीं क्या होगा, मेरे पास पैसा नहीं, आप उसे ये तो कह सकते हो, अरे कंधे सीधे कर भाई, क्यों नहीं आएगा पैसा? कल तेरे लिए सूरज निकलेगा तो कल तेरे लिए पैसे की अपॉर्चुनिटी आएगी, क्यों तो नाराज हो रहा है? ये तो कह सकते हो। यानी कि यू आर शेयरिंग ए गुड बिलीफ अबाउट मनी। आपकी सेहत अभी ठीक नहीं है, पर आप अपने आप को एज इफ मानो आप हेल्दी हैं, दूसरे को हेल्थ के खूबसूरत बिलीफ तो दे सकते हो। सो वॉट एवर यू वांट टू रिसीव, यू हैव टू रेडिएट। अगर आप रेडिएट करने के लिए तैयार नहीं है तो आप एक उस बच्चे की तरह जो सब कुछ अब चाहिए उसे, और वो किसी को कुछ नहीं देगा। और फादर भी उसे कहेगा भाई मैं तुझे भी अब कुछ नहीं दूंगा थोड़े दिन बाद, क्योंकि तू इसे इकट्ठा करके बर्बाद कर देता है, सबको नहीं बांटता। इसके बाद है लॉ ऑफ इमेजिनेशन। लॉ ऑफ इमेजिनेशन का मतलब है कि आप इमेजिन करना शुरू करें अपने सबकॉन्शियस में, और इतना इमेजिन करें कि वो चीज मिल गई है। और इमेजिनेशन के साथ ग्रेटिट्यूड है, वो ये मतलब है कि मानो यूनिवर्स तुम्हें दे चुका है या दे रहा है, और आप उस फीलिंग में जिए, फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी में। कल सूरज निकलेगा, यस और नो? मैं आपसे पूछता हूं, निकलेगा ना? ये सर्टेनिटी है ना आपकी। यही वो आपका ग्रेटिट्यूड है कि कल की प्लान कर रहे, कल के लिए प्लान कर रहे हो ना। कल के लिए भी एक कोई ना कोई प्लान है ना आपकी। इसका मतलब है कि आपके दिमाग के अंदर सर्टेनिटी है ना। याद रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर्टेनिटी का गेम है। जब आप एक सर्टेनिटी को क्रिएट कर लेते हैं कि ये मेरे साथ घटेगा, मैं इस बीमारी से बाहर आकर इस सेहत को एंजॉय करूंगी, मेरे लिए पैसा बरसेगा, मेरे लिए खूबसूरत लोग मेरी लाइफ में आएंगे, मैं एक खूबसूरत लाइफ को जीऊंगी। जब आप इसे सर्टेनिटी के साथ जीते हैं, उसी सर्टेनिटी के साथ जैसे कि कल सूरज मेरे लिए निकलेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर कोई डाउट नहीं आपके पास कि कल भी पानी आपके लिए मीठा रहेगा, कल भी हवा आपके लिए चलेगी, कल भी इस धरती पर आपके लिए जगह है। जब आप इस सर्टेनिटी में जीते हैं तो आप पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अब आप इमेजिन करें कि वो चीजें आपके लिए आ रही हैं जो आप चाहते हैं। और उसके बाद है लॉ ऑफ रिसीविंग। और लॉ ऑफ रिसीविंग पर लोगों को कुछ नहीं बताया जा रहा है। लॉ ऑफ रिसीविंग का मतलब है कि नाउ टेक एक्शन। अब जब आप इतनी इमेजिनेशन कर लेंगे तो अचानक आपको सिंक्रोनिसिटी होगी, यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अचानक आपको याद सुबह 4 बजे आँख खोल देगा, और आपको लगेगा यार ये आँख क्यों खुल गई, और अचानक याद आएगा कि यार किसी आदमी से बात करनी है मुझे, चलो इससे बात करते हैं, ये किताब पढ़ता हूँ, अरे ये क्या दिखाई दे रहा है, ये इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर लेती हूँ। ये वो मोमेंट है जब आपका माइंड आपको उन जगहों, उन लोगों या उन अवसरों तक लेकर जा रहा है जो इस गोल को पूरा करेंगे। इसे हम लॉ ऑफ रिसीविंग कहते हैं। और वहां से आपको पता लगा ये मुझे काम करना, ये काम करना। लोग कह रहे हैं कि नहीं मैं करूं कुछ नहीं, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, धन वर्षा हो रही है, हो रही है, हो रही है। अरे हो रही है, पर इसे लेकर तो आ, काम तो कर। एक्शन का याद रखिएगा। और यहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस एक्शन को और आपके विश्वास को सिर्फ गीता का 11वां अध्याय और 33वां श्लोक पूरा कर देता है। वो तो मोनिज्म से पुराना है ना, बिल्कुल, लेकिन वो 33वां श्लोक अगर मैंने आपको सुना दिया तो अभी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आपने बहुत बार सुना है लेकिन रोंगटे खड़े नहीं हुए। यही बात है, सिर्फ जब मैं किसी चीज को पढ़ता हूं तो एक बहुत गहरे पर्सपेक्टिव के साथ पढ़ता हूं। चैप्टर नंबर 11 श्लोक नंबर 33 में सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। जब अर्जुन कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि ये तो मेरे सब रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कजन्स हैं और मेरे गुरुज हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ,
मुझे नहीं चाहिए ये राजपाट, और वो पूरी तरह से मना कर देता मना है। कर देता है। भगवान कृष्ण एक श्लोक बोलते हैं, वो अब मुझे संस्कृत में याद नहीं है, लेकिन 11वां चैप्टर 33वां श्लोक अभी गूगल कर लीजिएगा, और उसमें वो कहते हैं कि अर्जुन, जिन्हें तू मारने की बात कर रहा है वो ऑलरेडी मार दिए गए हैं मेरे द्वारा। ये युद्ध ऑलरेडी जीता जा चुका है मेरे द्वारा। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो जिंदा नहीं है, वो सब मार दिए गए हैं। तू सिर्फ अपना धनुष उठा और अपने कर्म को कर, और इस जीत का निमित्त बन जा। जीत तो हो गई है, तू सिर्फ इसका कारण बन जा और इस राज का भोग कर। इससे और बड़ा आपके लिए संदेश क्या होगा इस यूनिवर्स का। बिल्कुल। और मैं अगर आपको कहूं कि ये शब्द से लेकर ही जाना आज कंचन, कि तुम ऑलरेडी अपनी समृद्धि में जीने जा रही हो, तुम बेस्ट लाइफ तुम्हारे सामने खड़ी है, वो सारी चीजें हो चुकी हैं जो तुम चाहती हो। ये यकीन कर लो, बस एक काम कर लो कि उन्हें पाने के लिए एक निमित्त बन जाओ और अपने एक्शन पर लग जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी बातों में सीरियसली खो गई हूँ। ऐसा लग रहा है मैं आपसे अलग से क्लास लेने के लिए आई हूँ। ग्रेट ग्रेट। इसके साथ अगर मैनिफेस्टेशन की मैं बात करूँ, बहुत सारी बातें तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी सराउंडिंग सब कुछ घूम ही रहा है। मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो लोगों के मन में ये भी सवाल है कि मैनिफेस्टेशन और सकारात्मक सोच, इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों का एक साथ होना ये प्रभावी हो सकता है? देखिए, 21st सेंचुरी का एक बहुत बड़ा क्रूअल जोक है, वो ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग भी होती है और विल पावर भी होती है। इन दोनों का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। 2 मिनट के लिए आपके पास 70,000 थॉट रोजाना आते हैं। 2 मिनट के लिए आप पॉजिटिव हो गए और फिर वही कीचड़ चल रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। आपको पॉजिटिव इमेजरीज को तैयार करना होगा। समझने की कोशिश करिएगा। जितनी पॉजिटिव इमेजरीज होगी, और वो पॉजिटिव भी नहीं चाहिए, वो रेलेवेंट होनी चाहिए। आपको अपने जीवन में पॉजिटिव लोग नहीं चाहिए, आपको अपने जीवन में रेलेवेंट लोग चाहिए। आपके पास पॉजिटिव आदमी है और आपने हवाई जहाज खरीदा है, पायलट बनाओगी उसको या रेलेवेंट आदमी को बनाओगी? बस आप ही का जवाब होगा। परिवार आपका बैठा है हवाई जहाज में, 400 करोड़ का हवाई जहाज है, पूरा परिवार बैठा हुआ है। आप पॉजिटिव आदमी को बैठाओगी कॉकपिट में या कि रेलेवेंट को बैठाओगी? रेलेवेंट को ही बैठाऊंगी। समझ गए मेरी बात? लोगों को यही नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। क्यों? मुझे रेलेवेंट लोग चाहिए। पॉजिटिव, मेरे पास अपनी इमेजरीज है। मुझे दिल्ली से कलकत्ता जाना है, मुझे रेलेवेंट फ्लाइट चाहिए, मुझे पॉजिटिव फ्लाइट नहीं चाहिए। बिल्कुल। समझ गए मेरी बात? मुझे पॉजिटिव डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे रेलेवेंट डॉक्टर चाहिए। पॉजिटिव डॉक्टर है, हाँ सर आई एम वेरी पॉजिटिव। कभी ऑपरेशन किया? सर ऑपरेशन तो नहीं किया, बट आई एम वेरी पॉजिटिव। तुम भाई मेरा ये पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर साहब भी कह रहे सर मेरा भी पहला ही है। सही बात। अरे तुम कर क्या रहे हो? पॉजिटिव थिंकिंग इज ए क्रूअल जोक। ये सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर की दुनिया में है, जिनके पास कोई और चीज बताने के विद ड्यू रेस्पेक्ट। भूल जाओ इस शब्द को। रेलेवेंट चीज होती है। आप पॉजिटिव लोगों के बीच में करेंगे क्या? आप सब लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन आप रेलेवेंट एक भी नहीं है। रेलेवेंट चाहिए। आपके मेडिकल स्टोर में पॉजिटिव आदमी नहीं होना चाहिए, रेलेवेंट जो पर्चा पढ़ के गोली कहाँ रखी है दे दे उस समय, और वो भी जल्दी से जल्दी। लेकिन सब में पॉजिटिव है। एक दिन आप ठीक हो जाएंगे भाई, तब दवाई दे दे, एक दिन यकीन रखो आप ठीक हो जाएंगे। भाई मेरा पेशेंट मर रहा है, मेरे डॉक्टर कह रहा है कि जल्दी से लेकर आओ। बी पॉजिटिव। याद रखिएगा, बी रेलेवेंट। किसी भी इवेंट को पाने के लिए रेलेवेंट होना जरूरी है, पॉजिटिव नहीं। और पॉजिटिव इमेजेस का मतलब है कि रेलेवेंट इमेजेस क्या है। आप ये कह रहे हैं कि आपने ट्रेन पकड़ ली है दिल्ली से गुवाहाटी, और आप पॉजिटिव हैं, एक दिन हरिद्वार पहुंचोगी नहीं। नहीं सर मैं पॉजिटिव हूं कि पहुंचूंगी तो जरूर। नहीं पहुंचोगी। 2 साल बाद, राम सर मैं पॉजिटिव थी, मैंने हरिद्वार ही लिख लिया है। अपने घर के सामने एक कॉलोनी है, मैंने उसका नाम हरिद्वार बना दिया है। लोगों ने नहीं बनाया, मैं तुझे हरिद्वार ही मानती हूँ। आई एम वेरी पॉजिटिव। ग्रेट। रेलेवेंट ये था कि अभी दिल्ली से बरेली पहुंची है ट्रेन, उतर जाओ, वहां से पकड़ लो वापसी की, और हरिद्वार की ट्रेन दूसरी है। बस ये डिफरेंस आपने बता दिया। बड़ा मजेदार है, आपने बड़े अच्छे से बताया। लोग देख, मुझे इतना मजा आ रहा है, लोगों को कितना मजा आएगा। आपके अनुभव में अब मैं जानना चाहूंगी राम सर कि आपके अनुभव में सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग मैनिफेस्टेशन के साथ कर रहे हैं, उस दौरान करते हैं? वो खुद के ऊपर काम नहीं करते। मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ,
सभी पॉडकास्ट में बताता हूँ। मैं बचपन में माइग्रेन का शिकार था। माइग्रेन ठीक नहीं होता, ये मुझे बार बार देखा गया था। उसके बाद मैं बड़ा हुआ, 10वीं 11वीं क्लास तक आते आते मुझे एसिडिटी होने लगी। बचपन से ही थी वो, माइग्रेन प्लस एसिडिटी। एमएससी कर रहा था, पेप्टिक अल्सर बनना शुरू हो गया, कोलाइटिस, यानी कि पेप्टिक जिसमें उसने कहा कि फोड़ा बन सकता है और फट सकता है तो मर जाओगे। मुझे बीच में एमएससी छोड़नी पड़ी। मैंने छोटी सी नौकरी करी और उसके बाद मुझे अर्थराइटिस हो गई, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, पैर फूलने लगे थे और डॉक्टर ने कहा खड़े नहीं हो पाओगे। समझ गए पहली गलती क्या करते हैं लोग, यहाँ पर वो आत्मविश्वास छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि ये डेस्टिनी ऐसी है, और फिर वो चीज़ों को या अपनी लाइफ को या इवेंट को रेस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। और उस समय मैं एक इंटेंसिटी के साथ जी रहा था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को हमेशा एक बहुत बढ़िया विजन के साथ जीना चाहता था। मैं हमेशा बहुत बढ़िया खूबसूरत पिक्चर बनाया करता था, उनकी इंटेंसिटी को जीता था। और मुझे मालूम था कि वो तो मुझे जीनी है, एक बार लाइफ तो मुझे अपनी जीनी है, मैं किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आया हूँ। मैं लोगों से ये कहता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे माँ बाप कितने बड़े थे या छोटे थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी स्कूल में आप पढ़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको अंग्रेजी आती है या नहीं आती थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके माता पिता आईएएस ऑफिसर थे, कलेक्टर थे या करोड़पति थे या कंगाल थे। फ़र्क इससे बात पड़ता है कि इस मोमेंट पर क्या तुम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक इंटेंसिटी को जी रहे हो या नहीं, उस इंटेंशन को जी रहे हो या नहीं, या आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। उस समय जब मैं इस चीज़ को पूरी तरह से जी रहा था कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, एंड आई गोट अ पर्सन विद अ बुक। उसने कहा यार ये किताब मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम देख लो, और वो मेरे घर देकर चले गए। जाना तो उन्हें कहीं और, वो रख कर चले गए कि मैं आकर ले लूँगा, और मैंने पढ़ना शुरू किया। ये NLP की बुक थी और मुझे लगा ये तो मेरे लिए है, और उसमें जो टेक्निक थी वो मेरी एक बार में समझ नहीं आई। उस किताब को मैंने उससे कुछ दिन के लिए मांगा और मैंने उसे कम से कम 100 बार पढ़ा। तब 100 बार पढ़ा और अब तक अलग पढ़ता हूँ। और उसके बाद मैंने अपने आप को हील किया। ये मैनिफेस्टेशन नहीं तो क्या था। वो आदमी उस दिन मेरे घर पर क्यों अपना बैग रख कर गया कि वो कहीं जा रहा है और आकर ये किताब उठा लेगा, क्योंकि उसे दूसरे शहर में जाना है। क्यों ऐसा होता कि मैं इस चीज़ पर अड़ा रहा कि नहीं, ये बीमारियां मेरे माइंड से ज़रूर ठीक होंगी। और किसी डॉक्टर ने कहा था कि सब कुछ माइंड में पड़ा है। याद रखिएगा, जब भी आपके अंदर एक इंटेंसिटी होगी और इंटेंशन होगी, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपको वहाँ तक पहुँचा देगा या उस इवेंट तक पहुँचा देगा। पर कई बार आप ये कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं, ऐसे चाहिए थी ये इवेंट, ऐसे नहीं मिलेगी। इवेंट की शक्ल अलग होगी। अपॉर्चुनिटी कभी भी आपके अनुसार कपड़ों में रंगी हुई नहीं आएगी। एक आदमी ने दरवाजे पर टक टक हुई, वन टक 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 टक, 4 बार टक टक हुई। आदमी ने कहा कौन? बाहर से आवाज आई, अपॉर्चुनिटी। उसने कहा सॉरी, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, और दरवाजा नहीं खोला। आपने कैसे तय कर लिया कि अपॉर्चुनिटी इसी तरह से आएगी? कई बार लोग रोते हैं, सर मैंने इतने दिन तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ये नहीं हुआ, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि यू आर नॉट राइट एट द राइट टाइम, एट द राइट एज, एट द राइट डिसीजन। आप कैसे कहेंगे कि मुझे आज पैसा चाहिए? ये बात थोड़ा ही है। अरे आपका आम का पेड़ आम की ऋतु में लगेगा, आप अपना कर्म करिए, पेड़ बड़ा होगा, और जब आम की ऋतु आएगी उसमें आम लगेगा। आप कहते हैं नहीं नहीं, मेरे अनुसार ये आम का पेड़ बड़ा हो, मेरे अनुसार ये लगे, मेरे अनुसार ये मैं हो, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको वेट करना होगा, आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। बिल्कुल। एक और सवाल है, जैसे कि मैनिफेस्टेशन में विश्वास की भूमिका जो होती है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसे मजबूत कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, विश्वास की भूमिका ही सारी कुछ है, पर इस विश्वास को लोग अलग तरीके से लेते हैं। विश्वास का मीनिंग क्या है, अधिकांश लोगों को मैं अपने न्यूरो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। विश्वास आपके अंदर एक चैनल है, यानी कि माइंड के अंदर चैनल है। मान लेते हैं ये जाली है, या एक ये आप कह सकते हैं कि ये एक छलनी है। मैं इसमें ऊपर से दूध डालता हूँ और छलनी इस दूध की शक्ल बदल कर तेजाब बना देती है। ऊपर से मैं पानी डालता हूँ लेकिन नीचे तेजाब बन जाता है। ऊपर से मैं लस्सी डालता हूँ, नीचे से तेजाब बन जाता है। ऊपर से अमृत डालता हूँ, नीचे से तेजाब बन जाता है। यानी कि ये झिल्ली या ये छलनी ऐसी हो गई है, ये एक ऐसा सिस्टम बना लिया मैंने कि ये तेजाब ही क्रिएट करता है। याद रखिएगा, इसे हम बिलीफ कहते हैं। किसी सोच पर जब आप अड़ गए और वो सोच आपके अंदर इस तरह से बन गई कि अब मैं आपको कुछ भी कहूँ आप ऐसा ही सोचेंगे, इसकी बड़ी भूमिका है, इवन आपको बीमार करने में भी और हेल्दी बनाने में भी।
जब आपका ये यकीन हो जाता है कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, तो याद रखिएगा ये छलनी आपने यह सिस्टम बना दिया है। अब कितने भी लोग आपको मोटिवेट करें ये ठीक हो जाएगी, आपके अंदर से वही तेज आप निकले, नहीं ये ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर इस विश्वास को बदल दिया जाए, और जो मैं इस विश्वास दे रहा था कि भाई ये विश्वास करो कल भी सूरज निकलेगा, आपने कहा हाँ जी निकलेगा, कल भी पानी मीठा होगा, हाँ जी होगा, तो आपका विश्वास है हाँ कल भी मैं, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी तो अवेलेबल है, तो आज की रात आप क्यों परेशान सोएंगे। आज आपका जॉब छूट गया, आज आपको एक लाइफ से कोई आदमी निकल गया, जो गए हैं छोड़कर मिलेंगे नए मोड़ पर, मैं मेरी पोयम है एक, ठीक है ना। तो आपको पता है कल भी सूरज निकलेगा, कल सब कुछ एक बार फिर नए तरीके से सनशाइन आएगी, नए तरीके से खुशबू बनेगी फूलों में, एक बार फिर नए तरीके से मेरे लिए हवा बहेगी, सब कुछ ठीक तो है। ये तब गड़बड़, ये जब जिस दिन ये बिलीव बन जाएगा उस दिन आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रांग होगा। क्या ऐसा कोई असल अनुभव आपके पास हो जिन्हें आपने देखा हो कि जहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया हो? आपके पास तो लोग हर रोज आता है, हर रोज आता है। इस समय ये पॉडकास्ट भी किसी दर्शक ने मैनिफेस्ट किया, मैंने और आपने नहीं। ओके। किसी की लाइफ में इस समय कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी उसको तलाश है। मैं आज आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, यहाँ से आपके रोंगटे खड़े होंगे, और जैसे ही अब आप अपने शहर में जाएंगी तो उस जगह जरूर जाएंगे एक बार। ये घटना मेरठ की है। बताइए। और ये 90s की है। मैं अपने जीवन से बड़ा परेशान था, बीमार था, जॉब भी नहीं था उस समय, और ये 93 के आसपास की बात है जब मैं NLP सीखने की तैयारी में था, अभी सीख नहीं थी। सही बात तो ये मेरठ में ही मुझे वो किताब भी मिली थी। ओके। हाँ ठीक है ना। और जब मैं परेशान था तो मुझे एक शौक है हमेशा पढ़ने का। मैं हमेशा बहुत किताबें पढ़ता हूँ। मेरे पास इस समय करीब 700-800 किताबें हैं जो मैंने पढ़ ली हैं। और मैं अचानक एक किताब की दुकान पर गया, उसको आप जानती है, उसका नाम है आर लाल डिपो या लायल बुक डिपो। पहले एक थी, अब वो दो हो गई, आर लाल एंड लायल बुक डिपो। और मैं उस पर गया और वहाँ पर एक स्मार्ट सा बंदा हुआ करता था मेरी ही एज का। मैंने कहा यार वो सेल्फ हेल्प की कोई किताब की वो कहाँ है आपकी सेल्फ, तो उसने कहा है कि ऐसा उधर रखी है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक किताब निकाली ऐसे ही, वो किताब मैं छोड़ भी सकता था, और मैंने उसे किताब को ऐसे लिया और ऐसे खोला पढ़ने के लिए। आपकी सभी की आदत होती है कि यार क्या लिखा होगा इसमें, ऐसे करते हैं ना। तो मैंने ऐसे खोली और अचानक मेरी आंखें लेफ्ट साइड में नीचे वाले पैराग्राफ पर गई जिसमें सिर्फ 2 लाइन लिखी थी। वहां से वो पैराग्राफ शुरू हुआ था, बाकी राइट में रहा होगा। और उस किताब में लिखा था, सम इनविजिबल फोर्सेस हैव ब्रॉट दिस बुक इन योर हैंड्स। किसी अदृश्य शक्ति ने ये किताब इस समय आपके हाथ पर रखी है। और ये वो मोमेंट था जिसकी मैं इंतजार कर रहा था। पार होने की जो मेरी इच्छा थी लाइफ में, आगे बढ़ने की जो इच्छा थी, उस दलदल से बाहर निकलने की जो इच्छा थी, वो किसी ने सुनी होगी। मेरे माइंड ने मुझे वहाँ गाइड किया। वह किताब मेरे सामने आई, मैंने वही पेज खोला और मैंने कहा सर ये मुझे चाहिए, इसकी कीमत बता दो। एंड मैंने वो खरीद ली एंड रेस्ट बिकेम्स हिस्ट्री। ओके। याद रखिएगा, जब आप किसी चीज को चाहते हैं और इंटेंसिटी के साथ चाहते हैं, ये ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है जिसको अद्वैत सिद्धांत कहा गया है, ये इमीडिएटली उसे पूरा करने के लिए एट राइट टाइम विद द राइट पीपल विद द राइट इंटेंशन आपके लिए इमीडिएटली काम करना शुरू कर देती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वांटम फिजिक्स का, इसको हम कोलैप्सिंग द वेव कहते हैं। यानी कि आप अपने विचारों से उस इवेंट को कोलैप्स कर रही हो, क्रिएट कर रही हो। ये तो वही बात हो गई कि अगर आप, एक डायलॉग भी है ना कि शिद्दत से अगर आप किसी को चाहो तो ये पूरी कायनात जुट जाती है आपको उससे जी, मिलवाने ये के ओम लिए। शांति ओम का डायलॉग है। लेकिन मैं बताऊं, इससे पहले एक बुक आई थी, ये 90s में बुक आई थी, इसका नाम था एल्केमिस्ट। और एल्केमिस्ट का ये डायलॉग है जिससे ये पूरा यूनिवर्स, आई मीन पूरे यूनिवर्स में या पूरे वर्ल्ड में ये डायलॉग के लोग दीवाने हो गए थे। सिर्फ ये आपकी तरफ से देर हो रही है, ये यूनिवर्स तो इंतजार कर। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, लो अभी बताता हूँ। हमारे देश में एक और दर्शन है जिसका नाम है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में पता क्या लिखा है? वहां पर 2 चीजें हैं, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। पुरुष का मतलब यहाँ पर मेल नहीं, प्रकृति का मतलब ये नहीं कि ये ग्रीनरी है। प्रकृति का हिंदी का मतलब होता है प्रह। प्रह का मतलब है पहले, कृति मीन्स क्रिएशन।
जैसे ये माइक है, ये अब ये क्रिएशन है किसी की। हाँ। ये बोतल है, ये किसी की क्रिएशन है। ये घड़ी है, ये किसी ने क्रिएट की है, ये किसी की क्रिएशन है। इस क्रिएशन से पहले ये मात्र एक रॉ मटेरियल था। हाँ। कहीं लोहा पड़ा था, कहीं प्लास्टिक पड़ी थी, कहीं ये ऐसा लोहा भी, ऐसी फॉर्म भी नहीं पड़ी थी, किसी और फॉर्म में पड़ी थी। हाँ। और तभी एक पुरुष आता है, वो उसको हम क्रिएटर कहते हैं। हाँ। और वो ऑब्जर्व करता है कि मुझे ये तैयार करना है। और ये प्रकृति एकदम उसको साथ देने लगती है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति हमेशा पुरुष की इंतजार करती है कि तुम मुझे क्रिएट करो, क्योंकि प्रकृति के पास सारे संसाधन है, पर उसके पास एक संसाधन नहीं है कि वो खुद को कृति में नहीं डाल सकती। ओके। ये अपने आप माइक नहीं बन सकता, लेकिन इसका सारा रॉ मटेरियल ये प्रकृति बनाने को तैयार है। कभी आपने इस चीज को सोचा है कि ये क्या लिखा है इसमें? यानी कि बस आपको क्रिएटर बनना है, बाकी क्रिएशन तो तैयार पड़ी है। वहां तो भगवान कृष्ण ने कह दिया, यार तू सिर्फ क्रिएटर बन जा, ये युद्ध तो जीता जा चुका है, ये वर्ल्ड तो तेरा क्रिएट हो चुका, तू तो सिर्फ उसको लाभ ले, इसको भोग। इसीलिए कहा जाता है ना, राजा धरा को भोगता है। राजा का मतलब वो नहीं जो राजा है, राजा वो तो दुखी रहता है। राजा का मतलब है क्रिएटर। जब आप हमेशा विचारों में क्रिएशन लाएं, क्रिएटिविटी लाएं, विचारों में बढ़िया क्रिएटिविटी लाएं, आप उस समय समझ लीजिए इतनी चीजों को क्रिएट कर रहे हैं कि आप इस धरा को भोगने के लिए आए हैं पॉजिटिव वे में। ये है प्रकृति एंड पुरुष का संबंध सांख्य दर्शन में। ठीक है। ठीक है, एक और सवाल है। जैसे एनएलपी की बात आप कर रहे हैं, मैंने कई वीडियोस में आपके देखा है, एनएलपी को लेकर भी लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं, मतलब आपसे सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सिखाते भी हैं। सवाल मेरा कि क्या एनएलपी सिर्फ एक व्यक्तिगत विकास के लिए है या इसे प्रोफेशनल लाइफ में भी हम कर सकते हैं? देखिए, इससे मेरे बहुत सारे ट्रेनर खूब पैसा कमा रहे हैं। अच्छा। बड़े बड़े कॉरपोरेट में ट्रेनर के रूप में कल चले गए हैं, काउंसलर हैं। ओके। और वो देश के बाहर भी हैं जो हिंदी जानते थे। दुबई में कई लोग हैं जो अपना करियर इसी से कर रहे हैं। मेरा एक दुबई में ट्रेनर है जो वो सिर्फ एनएलपी की ट्रेनिंग देता है लोगों को, और बड़े बड़े होटल्स में उन्होंने इवन स्टार बढ़वाने का काम किया है कि आप यहाँ पर लोगों को ये फैसिलिटी दीजिए, आई विल विजिट। याद रखिएगा, आप कभी भी एनएलपी ट्रेनर बनिए। आज हमारे देश में ऐसे काउंसलर की इतनी जरूरत है। कितने लोग यहाँ पर बीमार हैं एंग्जाइटी के, कितने डिप्रेशन के, कितनी ऑटो इम्यून डिजीज है, कितने कैंसर के लोग परेशान हैं, कितने लोगों को माइग्रेन है, कितने कॉरपोरेट के लोग स्ट्रेस से जी रहे हैं। इन सबको क्या चाहिए? सिर्फ ट्रेनर्स चाहिए। लेकिन आपको सचमुच में वो ट्रेनर चाहिए जो आपके रियल इशू को रिजोल्व करे। और एनएलपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, रादर मैं तो एनएलपी का एक नया वर्जन लेकर आया हूँ, एनएलपी 2.0, जिसमें मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी भी ऐड कर दी है, हिप्नोसिस भी ऐड करी है, आई मीन हार्ट कॉन्शियसनेस करी है, फ्रंटल लोब एक्टिवेशन करी है। ठीक है ना, इन सब चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया है। याद रखिएगा, ये आने वाला समय सिर्फ उन काउंसलर्स का है जो रियल इश्यूज को रिजोल्व करेंगे लोगों के। एंड इट इज ए बिग मनी, इट्स ए बिग मनी एंड वी नीड लैक्स ऑफ पीपल, नॉट थाउजेंड्स। ठीक है। एक और मेरा सवाल है। असल में क्या हुआ, समय हो गया, लेकिन सवाल मेरे पास इतने हैं, मुझे लग रहा है कि शायद ये सारे सवाल मेरे लिए ही है। एनएलपी को तनाव की अगर मैं बात करूं, तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? 3-4 चीजें कर लें। हाँ। एनएलपी से आप पेनफुल मेमोरी को हटा लें। एक दिन लगेगा, एक दिन लगेगा। आप बेकार की साउंड को जो आपके लाइफ में पड़ी है, मैं ये नहीं कर सकता, तुम बेकार हो, तुमसे ये नहीं होगा, ये बीमारी लाइलाज है, इन आवाजों को म्यूट कर लें। एक दिन लगेगा। एक दिन आपको लगेगा या 2-3 दिन लगेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम देकर, एक आई मीन आधा घंटा आप 10 दिन दे दीजिएगा। आपके अंदर जितनी भी एंग्जाइटी पड़ी है कि कभी सर फटता है, कभी सर सीने पे दर्द रहता है, कभी ऐसा लगता है किसी ने गला पकड़ रखा, कई बार ऐसा लगता है हथौड़े चल रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है पेट में बटरफ्लाई चल रही है, कई बार ऐसा लगता है आप ठंडे गर्म हो रहे हैं आपके जोड़, कई बार ऐसा लगता है हथेलियों में आपके आई मीन पसीने छूट रहे हैं। ये सब एंग्जाइटी है। आप जानते हैं कि एनएलपी से आप बगैर दवाई खाए, एनएलपी के द्वारा आप 10 दिन के अंदर आधा घंटा रोजाना एक्सरसाइज करके मेरी टेक्निक को आप अपनी एंग्जाइटी को हटा सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि पहली सिटिंग में अगर लोगों से मैं पूछता हूँ 10, अगर तेरी एंग्जाइटी 10 है और मेरी टेक्निक जो 2 घंटे लगाई है, जब मेरे साथ वो बैठते हैं, अब कितनी बची? लोग कहते हैं सर 4। 6 कहाँ गई? सोचिए कि कितना है। एक दिन लगता है कि आप अपने आउटकम को डिजाइन करें और यहाँ पर उसे इम्प्लांट करें अपने फ्रंटल लोब पर, जिसको हम कह सकते हैं कि वो लॉ ऑफ इमेजिनेशन है। अभी लॉ ऑफ एम्प्टीनेस था, अब लॉ ऑफ इमेजिनेशन से उस गोल को यहाँ पर प्रतिस्थापित यानी कि इम्प्लांट करें, अपने सारे के सारे फोबियाज को हटाएं। ये 4-5 काम कर ले, यानी कि पहले जो खाली है और उसके बाद एक हम इम्प्लांट करें। ये 4-5 टेक्निक से आप
स्ट्रेस को ही ठीक नहीं करेंगे, एक बड़ी बीमारी को ठीक कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आप कह रहे थे, आपने पॉडकास्ट में एक बात कही कि कंचन, ये जो पॉडकास्ट है ना, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भी किसी ने मैनिफेस्ट किया है। मुझे लगता है कि मैंने ही मैनिफेस्ट किया था ये, इसीलिए मेरी आपसे मुलाकात हुई। क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला था ना कि आपके साथ पॉडकास्ट है, तो मैं सारी वीडियोस देख रही थी, अच्छा ठीक है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें निकल गई, तो मुझे लगा नहीं, मुझे ना इस बंदे से बहुत कुछ लेना है अभी, बहुत कुछ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को जितने भी लोग देख रहे होंगे वो बहुत कुछ आपसे सीख रहे होंगे। बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो ये थे हमारे साथ राम वर्मा जी। मैंने कहा था ना पॉडकास्ट के शुरू में ही कि मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से कराने जा रही हूँ कि अगर आपने ध्यान से, आपने मन लगा के इस पॉडकास्ट को देख लिया, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। मेरी जिंदगी में तो आ ही गए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पॉडकास्ट को अगर आप ध्यान से, दिल से, मन से सुनेंगे तो आप बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं।